अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं, लिंक जो है आपको मिल गया होगा वन ड्राइव का, और उसमें जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था जिसकी रिकॉर्डिंग थी वो आप सब लोगों को उसकी एक्सेस मिल चुकी होगी। ठीक है जी। और मैंने अभी फ़िलहाल ये इस वीक, पहले वीक के लिए और दूसरे वीक के लिए जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप थे, एक ग्रुप तो वो है जो मेरे साथ बन रहा है, उसमें अभी लोग कम हैं। ठीक है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें फिर हम वो जो फाइनल व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर रहे हैं। यानी जिनका ग्रुप मेरे साथ बन चुका हुआ है, इसका मतलब है उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। ठीक है जी। और बाकी अभी जो लोग अभी उसमें शामिल नहीं हुए, तो जब उनके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे फाइनल, तो आप लोगों को भी हम मेरे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग आए बाद में वो कोशिश करें दरवाज़ा बंद करके अंदर आया करें। ठीक है। ताकि बाहर का शोर और गर्मी अंदर ना आए। अच्छा, अभी मैंने ना जो आपका एक पहले ग्रुप बना हुआ था जिसमें सब लोग शामिल हैं, उसमें भी लिंक शेयर कर दिया था ताकि पहले लेक्चर की और इस वीक की भी वीडियो सबके साथ शेयर हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में खैर कोई मसला ना हो। तो ये लास्ट वीक है जी आपका, ये ऑनलाइन वालों के लिए खास तौर पे, जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक यहाँ सबमिट नहीं हुए, कोशिश कीजिए जल्द से जल्द करवा लें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये जो मीटिंग आईडी है ऑनलाइन क्लास की, ये भी हम चेंज कर देंगे, और ये जो फोल्डर है इसकी एक्सेस का लिंक भी जो है वो नेक्स्ट वीक में हम चेंज कर देंगे, और वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर होगा जिनका एडमिशन जो है वो फाइनल होता जा रहा है। सही है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा एग्जाम के हवाले से मैं बता दूं आपको कि ये दरवाजा बंद करके आ। अच्छा, ये जो हम एग्जाम आपका ले रहे हैं, हर संडे को मैंने कहा था आखिरी घंटे में आपकी असेसमेंट होगी। लास्ट वीक जो है वो 216 लोगों का एग्जाम सबमिट हुआ था। आपकी अटेंडेंस अगर आपकी है और आपने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो फिर उस दिन हम कंसिडर नहीं करेंगे कि आप लोगों ने उस वीक को अटेंड किया है। तो एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है। और एग्जाम के रिजल्ट के हवाले से भी आप ज़्यादा परेशान ना हो कि आप जानना चाहते हैं आपके कितने नंबर आए हैं। उसमें मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। 10 नंबर का अगर इम्तिहान है तो 7 नंबर वाला पास है, उससे कम वाला जो है वो अपने आप को फेल तस्वर करे। ठीक है। और 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो दैट इज फाइन। 7 से अगर कम है तो फिर मामला आपके लिए खराब हो सकता है। शुरू में एक आधे एग्जाम में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसको कोशिश करें आगे जाके आप इम्प्रूव करें। ठीक है। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, बंदे को एग्जैक्टली पता होता है कि उसका टेस्ट कैसा हुआ है, कोई इतना आपको डाउट वाली बात नहीं है। आपको पता है आपके 10 में से कितने नंबर आने, कितने आपने तुक्के लगाए हैं, ठीक है, और कितने में आप कंफर्म थे। ठीक है। तो 216 में से तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10 के करीब, हार्डली कोई 10-11 लोग होंगे जिनके नंबर यूं समझे 7 से कम थे। ठीक है। बाकी सब लोगों का अच्छा ही रिजल्ट था। ठीक है। और वो जो लोग हैं उनसे हम राब्ता करके उनसे हम वजह पूछ लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ, क्लास में लेट आए थे या ऑनलाइन क्लास थी और आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था, आवाज ठीक नहीं आ रही थी। इस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज एक बंदा जो उस दिन क्लास में जागती हुई हालत में बैठा हुआ था, तो कोई वजह नहीं थी कि उसके नंबर अच्छे ना आते। ठीक है। तो बहरहाल अब मैंने आइंदा के लिए ना उसका एक तरीका ये किया है कि आप लोगों को पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, तैयारी करने का। तो अब इस हफ्ते से हम कुछ ऐसा करेंगे कि कल अब 2 बजे लेट से आपका अगर टेस्ट है, तो जो संडे वाला दिन है उस दिन के कंटेंट आपके इम्तिहान में शामिल नहीं होंगे। ठीक है जी। कल जो नहीं जो हम पढ़ेंगे वो कल वाले टेस्ट का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। जितना आपने आज पढ़ा है यानी सैटरडे, और जितना प्रीवियस वीक में आपने पढ़ा है, अब प्रीवियस जब आपके 10 हफ्ते भी हो जाएंगे यानी 50% क्वेश्चन पुराने पिछले हफ्तों में से आएंगे और 50% क्वेश्चन आपके सैटरडे वाले लेक्चर के होंगे। उस दिन जो आपने संडे को पढ़ा है वो कंटेंट उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको टाइम मिलना चाहिए रिवाइज करने के लिए। ठीक है।
और ये एक सहूलत आप सब लोगों के लिए, आप जिसके पास फोल्डर के लिंक की एक्सेस है, अभी ये मेरा लेक्चर मुकम्मल होगा, यहां तक कि भी हम जब ब्रेक भी करेंगे ना, तो वीडियो का जो पहला पार्ट है वो उस फोल्डर में 1-2 मिनट के बाद, यानी ये भी ब्रेक जब हम करेंगे तो ब्रेक होने के 1-2 मिनट के बाद वो वीडियो आपके फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप उसको उस वक्त भी एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई डिले नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई है। संडे को जो असेसमेंट है 2 बजे से 3 बजे तक, संडे वाले लेक्चर में से कोई चीज उसमें शामिल नहीं होगी। सैटरडे जो पिछला था वो शामिल होगा और प्रीवियस जितने भी वीक्स हैं वो शामिल होंगे। यानी जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं उसको आप लोगों ने याद भी रखना है, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको याद भी रखना है। अगर भूल जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कोर्स आउटलाइन भी आप सब लोगों को मिल चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आउटलाइन है हमने स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करना है, ना इससे एक टॉपिक ज्यादा होगा और ना कम होगा, ठीक है। तो आपने स्ट्रिक्टली वो हम इस आउटलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। इसमें एक दिन का जो है वो अभी थोड़ा सा क्योंकि पहले दिन जो हमारा लेक्चर हुआ था, ठीक है, वालेकुम सलाम, जो पहले दिन हमारा लेक्चर हुआ था उस दिन हम अपनी कोर्स आउटलाइन को शुरू नहीं कर सके थे, तो वो जो एक दिन है उसका कंटेंट मैं आहिस्ता आहिस्ता अगले 3-4 हफ्तों में बराबर कर दूंगा, ठीक है जी। तो वो यानी जो वहां पे अब डे 1 के कंटेंट है वो उसी हिसाब से डे 2 के, यानी हम वीक 3 में जब जाएंगे तो आउटलाइन के मुताबिक वीक 3 के सारे कंटेंट्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी आउटलाइन को हम साथ लेकर चलें। आप लोगों ने नजर डाल ली आउटलाइन पे या भी आपने खोलने की जरूरत? ये सबसे अच्छी बात होती है, आपने अभी आउटलाइन को देखा नहीं। कम से कम सुकून तो है ना, ज़हनी सुकून तो है कि आउटलाइन हमारे पास है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। अच्छा जनाब, हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले को जारी रखते हैं। लास्ट वीक में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोग बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। सिस्को, हवावे और जूनिपर की जो सर्टिफिकेशंस हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो सिस्टम नहीं बल्कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। अच्छा, उसके बाद जनाब नेटवर्क क्या होता है हमने इसको डिफाइन किया था, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। और मैंने इसमें आपको याद रखने का आसान तरीका बता दिया था कि दुनिया का कोई भी नेटवर्क हो उसमें 2 चीजें आपने बतानी है। पहला हिस्सा कनेक्टिविटी बताए और दूसरा हिस्सा उसका मकसद बता दे कि कनेक्टिविटी क्यों कराई जा रही है, नेटवर्किंग क्यों कराई जाती है किसी भी टास्क को मुकम्मल करने के लिए, ताकि आसानी और कम वक्त में आप उस टास्क को मुकम्मल कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट पे बात की थी, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन। सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रोटोकॉल्स हैं। हमने एक प्रोटोकॉल का सरसरी सा जिक्र किया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी जिसको कहा जाता है। आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और आईपी का काम है जी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना। आईपी डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है जी। तो ये हमारा लास्ट वीक के अंदर ये बातें हुई थी। उसके अलावा मैंने आईपी एड्रेस को भी डिफाइन कर दिया था। आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस की लॉजिकल आईडी को कहते हैं। लॉजिकल आईडी वो होती है जो चेंज हो सकती है, कन्फिगरेबल, असाइनेबल, चेंजेबल, वेरिएबल। और इसी तरह मैंने आपको फिजिकल या हार्डवेयर आईडी के बारे में भी बताया था। फिजिकल या हार्डवेयर आईडी वो होती है जो फिक्स्ड होती है। उसकी मिसाल थी मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये भी हमारे लास्ट वीक के कंटेंट का हिस्सा था। अच्छा, उसके बाद हमने फिर बिट्स एंड बाइट्स की बात की थी। बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या है, बाइनरी नंबर्स क्या है, ठीक है जी। डेसिमल नंबर 0 से 9 तक हैं और बाइनरी 0 से 1 तक है। थोड़ा सा आगे चल के होपफुली कल के लेक्चर तक एक और नंबर स्कीम भी है जिसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, वो भी हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अच्छा, बिट्स और बाइट्स का क्या रिलेशन है जी, 8 बिट्स इकट्ठी हो जाएं तो एक बाइट बन जाती है। इसके अलावा हमने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या है इसको भी डिस्कस कर लिया था। इन यूनिट्स को आपस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर भी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। उसके अलावा स्मॉल बी इज यूज फॉर बिट्स, कैपिटल बी इज फॉर बाइट्स, इसमें हमने बात की थी। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, आइंदा भी हम ख्याल रखेंगे जी इसका। अच्छा, उसके अलावा हमने जो सबसे अहम चीज पढ़ी थी वो कॉन्सेप्ट था जी डेटा रेट, बैंडविड्थ और क्लॉक रेट का।
इनके यूनिट्स तो बिट्स पर सेकंड होते हैं, बट ये तीन कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं और तीनों एक दूसरे को लिमिट कर रहे होते हैं। डेटा रेट जो है वो बैंडविड्थ के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। बैंडविड्थ क्लॉक रेट के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये लिमिट्स है, इस पे काफी तफसील से हमने बात की थी और आगे जाके मजीद बात हो जाएगी जब हम अपना लैब वर्क स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आप और बेहतर तौर पे समझ जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी मेरा ख्याल है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ये कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा हमने बैंडविड्थ में शेयर्ड बैंडविड्थ क्या है और CIER क्या है, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट क्या होता है, उस पर बात की थी। राउंड ट्रिप टाइम या लेटेंसी के कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी। राउंड ट्रिप टाइम जितना कम हो उतनी अच्छी बात है, RTT या लेटेंसी जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है। RTT को कम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप बैंडविड्थ में CIER पे चले जाएं, आप कहें जी सड़क ही मेरी अपनी होगी, मैं अकेला जाऊंगा तो लोड ही नहीं होगा। दूसरा सोल्यूशन क्या था, आप शेयर्ड बैंडविड्थ में ही रहें क्योंकि वो सस्ती होती है, लेकिन आप बैंडविड्थ बढ़ा लें, बैंडविड्थ ज्यादा कर लें। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। इससे आपकी ट्रैफिक का लोड मैनेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका राउंड ट्रिप टाइम कम हो जाता है। इस पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। इसके अलावा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बैंडविड्थ पे भी हमने बात की थी। सिमेट्रिक वो है जिसमें अपलोड और डाउनलोड सेम है, और एसिमेट्रिक वो है जिसमें अपलोड और डाउनलोड स्पीड सेम नहीं होगी। और इन्हीं बातों को मैंने आपके टेस्ट का भी हिस्सा बनाया था। ठीक है, माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने क्योंकि तवज्जो से उसको सुना था, तो 200 प्लस लोगों के नंबर, इसका मतलब है यानी 7 से अबव थे, 7 या 7 से अबव थे। एक बड़ी तादाद ऐसी थी, मेरा हाल है 70 से 80% लोग ऐसे, 80% नहीं कहना चाहिए, 70 से 80 लोग ऐसे थे जिनके पूरे नंबर थे, 10 में से 10 थे। इसी तरह बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जिनके 10 में से 9 नंबर थे। ठीक है जी, तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने जी उस टेस्ट को किया। आइंदा उम्मीद है आप इससे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको तैयारी का और वक्त भी मिल जाएगा, एक दिन का मार्जिन आपके पास होगा। यानी संडे वाले दिन जब आप आएंगे तो प्रीवियस जितने भी पहले दिन से लेकर उस संडे तक, उस संडे से पहले तक जो कुछ पढ़ा है उस सब का आपका टेस्ट होगा। टेस्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी क्लास में जिन टॉपिक्स के बारे में कह दूंगा कि ये इंटरव्यू के लिए अहम है, एग्जाम के लिए अहम है, वही चीजें जो है वो आपके टेस्ट में आएंगी। अल्फाज जाहिर है आप थोड़े फॉर्मल हो जाएंगे, उसके अंदर थोड़ा बात घुमा फिरा की होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है जी, अच्छा। और उस दिन जो मैंने टेस्ट आपका बनाया था वो यहाँ बैठ के ब्रेक में ही बनाया था, मौके के ऊपर। ठीक है, कुछ सवाल उसमें पहले थे, कुछ सवाल उस दिन मैंने देख के जो चीजें पढ़ाई थी वो मैंने ऐड कर दी थी। ठीक है, चले अच्छा जी, तो आज अब आगे कंटिन्यू करते हैं, उस सवाल से शुरू करते हैं जो कि लास्ट टाइम मैंने आप सबके सामने रखा था। मैंने आपको कहा था भाई, जब हम कहते हैं ना कि आईपी डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, आईपी जो है वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आईपी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो एक सवाल आता है जी, ये कैसे होता है? ठीक है जी, ये काम आईपी करता कैसे है? ठीक है, आईपी ये काम कैसे करता है? तो इसको मैंने आपको कहा था नहीं, 20 साल से ज्यादा मुझे हो गए इसका जवाब तलाश करते हुए, रोज जवाब मिलता है, एक नई बात पता लगती है। तो आप लोगों को भी जितना आपका अब इस फील्ड में सफर गुजरेगा, हर रोज इस सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा, पहले से बेहतर होता जाएगा। यानी एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक लाइन का जवाब नहीं है। यानी आपने पूछा आईपी डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, मैं को ऐसे करता है, बस कहानी खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, इसका जवाब देने के लिए, लोगों को इसको समझाने के लिए 1980s के आगाज में कुछ मॉडल्स बनाए गए थे मुख्तलिफ अथॉरिटीज की तरफ से। तो उन मॉडल्स को हम गो थ्रू करेंगे जी सबसे पहले, और जानने की कोशिश करेंगे, एक आइडिया हमें अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि बेसिकली ये काम होता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जनरल आइडिया आप लोगों को उन मॉडल्स की मदद से बड़ा अच्छा मिल जाएगा। 1980 के आगाज में दो तरह के प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने थे। एक प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त जितने भी वेंडर्स की डिवाइसेस थी, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं थी। मुख्तलिफ वेंडर यानी मैन्युफैक्चरर, जैसे एचपी है, डेल है, लिनोवो है, आईबीएम, ठीक है, वगैरह वगैरह, सिस्को है, हवावे है, जुनिपर। तो उस वक्त जो भी वेंडर्स थे, सबसे बड़ा तो उस वक्त आईबीएम का नाम था। ठीक है जी, तो उनकी बनाई हुई डिवाइसेस एक दूसरे वेंडर की बनाई हुई डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल नहीं होती। अब कंपैटिबिलिटी क्या है?
आज मैं अगर ये जो सिस्टम मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जो सीपीयू की केसिंग है वो किसी और वेंडर ने बनाई हुई है, मदरबोर्ड किसी और वेंडर का है, ग्राफिक कार्ड किसी और वेंडर का है, साउंड कार्ड किसी और का है, नेटवर्क कार्ड किसी और ने बनाया हुआ है, रैम किसी और ने बनाई हुई है, हार्ड ड्राइव किसी और ने बनाई हुई है। मेरे सामने जो एलसीडी पड़ी है ये एचपी की है, ये कीबोर्ड A4 टेक का है, ये कैमरा जी रेड ड्रैगन का है, ठीक है जी। तो हर चीज, ये जो मैं पेन टैबलेट लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ ये वैकॉम नाम की एक कंपनी का है। तो ये डिफरेंट वेंडर्स की बनाई हुई डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं तो मेरा सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब है दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर, ठीक है। 1980s के आगाज तक ऐसा नहीं था। उस वक्त लेट से आईबीएम अगर कुछ नेटवर्क डिवाइसेस या एंड डिवाइसेस बना रहा था तो आईबीएम की बनाई हुई डिवाइसेस सिर्फ आईबीएम के साथ ही कंपैटिबल थी, दूसरे वेंडर्स के साथ नहीं थी। ये मसला अगर बरकरार रहता तो आज इंटरनेट की जो शक्ल हम देख रहे हैं शायद ये ऐसी बिल्कुल भी ना होती, क्योंकि किसी एक वेंडर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर तरह की डिवाइस बनाना शुरू कर दे, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। मेमोरी भी वही बना रहा है, कीबोर्ड भी वही बना रहा है, स्क्रीन भी वही बना रहा है, हर चीज वो बना रहा है, राउटर भी वही बना रहा है, स्विच भी वही बना रहा है, ये मुमकिन नहीं था, ठीक है। तो हर वेंडर की अपनी अपनी अलग एक स्पेशलाइजेशन होती है। ये चीज थी कि अगर ऐसा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कोई राउटर, कोई एंड डिवाइसेस बना ले, कोई इंटरमीडिएट डिवाइसेस बना ले, कोई सिक्योरिटी की अप्लायंसेस बना ले, कोई ग्राफिक कार्ड बना ले और ये मिलकर काम कर ले तो बड़ी अच्छी बात होती। तो 1980s के आगाज में इस मसले को भी एड्रेस किया गया। और साथ जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डिफरेंट वेंडर्स की बनाई हुई डिवाइसेस को आपने आपस में क्या करना था, कनेक्ट। और कनेक्टिविटी बगैर मकसद के नहीं होती, और हमारा मकसद क्या था कि ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो अब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी ये भी दुनिया को समझाना था। तो ये दोनों काम करने के लिए एक कोशिश की जनाब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और दूसरी कोशिश जनाब आपका जाना पहचाना इदारा है आईएसओ के नाम से, इंटरनेशनल। अच्छा, इसके ना थोड़ी सी एब्रीविएशन जरा डिफरेंट है, जो लेटर्स जिस तरतीब से लिखे हुए हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऊपर तो है जी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और जो आईएसओ है, आईएसओ से बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आपको इस तरह की बहुत सारी एब्रीवेशन आगे लिखने को मिलेंगी। आपने इस उलझन में फंसना नहीं है कि ये मुझे याद होना चाहिए, हम ये लिख लें ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या था, आईएसओ क्या था, ठीक है। ये टर्म जेन में बैठ जाए, इतनी दफा इनका आगे जिक्र होगा आपको रट जाएगा सब कुछ, तो इनकी फिक्र ना करें। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हम लिख लें, सुन लिया ना एक दफा, आपकी वीडियो में भी आ गया, आगे आप सुनते जाएंगे। आईएसओ लिख दिया नोट्स में, काफी है। यहां पे लिख दिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, काफी है। क्या बनता था सुन लिया है, अभी रट्टे लगाने की इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और मैं इसका बड़ा फायदा उठाता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था, आइंदा और भी फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है जी। वो ये है कि एक तो आईएसओ है, एक आईओएस होता है, ठीक है जी, और एक अभी चंद मिनट में ओएसआई आ जाएगा। अब देखें ना, आप सारे लेटर्स इधर शफल हो रहे हैं इधर उधर। तो जब फिर मैंने लास्ट टाइम एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया था इसी तरह का कि आईओएस, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा था इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने इंटरव्यू में लोगों को ये सवाल पूछते देखा है, तो इस वजह से मैंने आपके सामने वो सवाल रख दिया था। इस तरह की चीजें पूछनी चाहिए, नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ठीक है। अब सामने इंटरव्यू लेने वाले बंदे का अपना कैलिबर क्या है, उसकी क्या सोच है, ये हमारे बस में नहीं होता, ठीक है जी। तो बहरहाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ये इदारे का नाम है, और वो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, इन दोनों ने कोशिश की और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1983 में दुनिया के सामने एक मॉडल बनाकर रखा जिसका नाम था जी TCP/IP, TCP IP। अच्छा, मैं आपको अगर अपना नाम बताऊं या आप मुझे अपना नाम बताएं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ओहो
आप वही हो ना जो लास्ट टाइम इधर ही बैठे हुए थे, 1 MBPS, वेरी गुड। अच्छा, आप जहां जहां बैठते हैं ना, कोशिश करें फिर वहीं बैठे, क्योंकि हर बंदा ना मुझे अपनी जगह पे, मेरी अपने दिमाग में आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी होती है। अगर आप जगह, अब आप जो है वो वहां थे, आज इधर आ गए, आप ब्लैक कपड़ों वाले, ठीक है, आप वहां थे, आप इधर आ गए, तो मेरी सेटिंग खराब हो गई अब सारी, ठीक है। अब वो अब मेरा दिमाग मुसलसल आपके जो है ना वो इशारा कर रहा है कि ये बंदा गलत जगह पे बैठ गया, हिलना नहीं अब आपने, अब इधर ही रहे, ठीक है। तो जो जिधर था उधर ही रहे, क्योंकि हर दफा मेरे सामने एक ही फ्रेम आता है, मैं तस्वीर देखे ना, मैंने 6 घंटे ये तस्वीर देखते रहना है, और आप लोगों ने ये तस्वीर देखते रहना है, तो वो जेहन में बैठ जाती है। और आपकी ये जो विजुअल मेमोरी है ना, ये बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो इम्तिहान देने आगे, उसके अंदर ये बड़े काम आएगी आपको। एग्जाम की तैयारी करनी है ना आपने, तो एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने बताया था ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और मैंने ये भी बताया था और कहा था ये कोई मैं राज की बात नहीं आपको बता रहा। पास्ट पेपर जिस तरह है उस तरह 300 से 400 सवालों का एक पूल होता है एग्जाम का, ठीक है। आपको वो प्रिपेयर करना है, उसके बगैर आप बिल्कुल इम्तिहान में नहीं जा सकते, ठीक है। वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप तो कॉन्सेप्चुअली सवाल को समझ सकते हैं। एक वो लोग होंगे जो रट्टा भी लगा, आप रट्टे से भी पास हो जाएंगे, जिसका रट्टा ज्यादा अच्छा वो ज्यादा आसानी से पास हो जाएगा। और अगेन वो विजुअल मेमोरी का इम्तिहान बन जाता है आपकी। आप देखते हैं अच्छा ये सवाल था, इसका सही जवाब ये था, तो जाहिर है इम्तिहान में भी मैंने ये जवाब देख के आना, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जी 1983 में एक मॉडल बना टीसीपी आईपी, ठीक है। अब मैंने टीसीपी आईपी नाम बताया, ठीक है, उसका नाम रख दिया, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रख देते हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसका नाम रख दिया, और आपको ऐसा दिमाग सिग्नल दे रहा है, ये मुझे क्यों नहीं पता ये टीसीपी आईपी क्या है, ठीक है। लग जाएगा पता, इतना पता लगेगा कि आप तंग पड़ जाएंगे, इससे सारी जिंदगी इसी के साथ गुजरनी है आपकी। मैं वैसे बोल देता हूं, अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। टीसीपी से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी वही वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं बता आपको अभी क्यों मना कर रहा हूं, इस तरह के मैं पहले भी कह चुका हूं, सैकड़ों हजारों हैं, तो किस किस का नाम याद रखेंगे। आपको तो यही खौफ जो है वो परेशान करता रहेगा, ये आज मैंने ना सारे प्रोटोकॉल्स के नाम याद कर लें, जरूरत ही नहीं अभी। अब देखिए, एक दिन पूरा ऐसा आएगा जिस दिन टॉपिक ही आईपी होगा, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम बात ही टीसीपी की कर रहे होंगे, तो हो जाएगा यार, ठीक है। फिलहाल एक नाम है, हमने लिख लिया उसको। अच्छा, 1983 में इस मॉडल की एक हतमी शक्ल, अच्छा एक होती है रिसर्च एंड टेस्टिंग, रिसर्च एंड टेस्टिंग तो इस पे 1970 की दहाई में शुरू हो गई। फाइनल जो स्टैंडर्डाइज्ड शक्ल है वो 1983 में दुनिया के सामने आई है, ठीक है। इसी तरह आईएसओ जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने 1984 में, इसके एक साल बाद, अगेन हतमी शक्ल, जो फाइनल शक्ल थी, रिसर्च एंड टेस्टिंग तो इससे पहले की चल रही थी, जो फाइनल फॉर्म है इसकी वो 1984 में दुनिया के सामने रखी, और इन्होंने अपने उस मॉडल का नाम रखा ओएसआई, ठीक है जी। और ओएसआई से बनता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक मॉडल का नाम टीसीपी आईपी मॉडल है, दूसरे का नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ओएसआई मॉडल या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखें, आईओएस, ओएसआई और आईएसओ, इनमें अक्सर आपको उलझाया जा सकता, आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएसआई मॉडल का नाम है, आईएसओ ने ये मॉडल बनाया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बनाया 1984 में। इसके नाम पे अगर आप गौर करें ना, ओपन सिस्टम, इसका मतलब है फिर क्लोज सिस्टम भी होता होगा कोई, तो 1980s के शुरुआत में क्लोज सिस्टम ही था कि आईबीएम का कीबोर्ड आईबीएम के सीपीयू के साथ ही कनेक्ट होना है, किसी और के साथ नहीं होगा, ये सिस्टम था क्लोज। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, अब जिस मर्जी वेंडर की बनाई हुई डिवाइस हो वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होगी, वो एक दूसरे के साथ उनको क्या किया जा सकता है, इंटरकनेक्ट, ठीक। एक होता है इंट्रा, इंट्रा कहते हैं सेम, एक होता है इंटर, इंटर कहते हैं डिफरेंट।
तो डिफरेंट वेंडर्स की बनाई हुई डिवाइसेस को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्टिविटी बगैर मकसद के नहीं होती। तो मकसद क्या है? कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट वेंडर्स की बनाई हुई डिवाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और कम्युनिकेट करेंगी, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, क्या स्टेप्स होंगे, क्या तरीकाकार होगा, ओएसआई मॉडल आपको ये सिखाता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है। सिमिलरली टीसीपी/आईपी मॉडल भी यही काम करता है। दो इदारों ने हमारी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दो मॉडल बना के हमारे सामने रख दिए। दो इदारों ने दो मॉडल्स बना के हमारे सामने रख दिए, एक टीसीपी/आईपी और एक ओएसआई मॉडल। ठीक है जी। अब सवाल ये, क्या ये दोनों ही इस वक्त फॉलो हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो रहा है? तो इसमें एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा, इनमें से प्रैक्टिकली जो मॉडल इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, जो मेरे इस डेस्कटॉप पे चल रहा है, जो मेरे मोबाइल फोन पे चल रहा है, मेरी हर नेटवर्क डिवाइस जिस मॉडल को फॉलो कर रही, क्या दोनों को कर रही है? नहीं जी। प्रैक्टिकली इनमें से जो मॉडल इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, दैट इज टीसीपी/आईपी मॉडल। प्रैक्टिकली जो मॉडल हमारी डिवाइसेस में मौजूद है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टीसीपी/आईपी मॉडल। तो आप कहेंगे बस ठीक है, ये नीचे वाले को फारिग कराएं, ये इस वाले को पढ़ते हैं। ठीक है, अब कहानी ये है कि मॉडल तो दो हैं, दोनों मॉडल्स का मकसद एक ही है, दोनों एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पढ़ने पढ़ाने के लिए और नेटवर्किंग का तारुफ कराने के लिए ओएसआई मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। बता ये दिया जाता है आपको, ठीक है, कि जनाब ये दो हैं। प्रैक्टिकली टीसीपी/आईपी मॉडल यूज होता है, लेकिन पढ़ाने और समझाने के लिए हमेशा ओएसआई मॉडल यूज होता है। उसकी वजह, ओएसआई मॉडल ज्यादा डिटेल के साथ और चीजों को स्टेप वाइज, ज्यादा स्टेप्स में तोड़ तोड़ के, कि जनाब सबसे पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, आपको ज्यादा बेहतर तौर पे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। ठीक है, टीसीपी/आईपी मॉडल में हो सब कुछ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्टेप्स कम है, वो इतना ज्यादा खुल के इलेबोरेट नहीं करता किसी पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, तो लिहाजा पढ़ने के लिए पूरी दुनिया में तारुफ कराने के लिए ओएसआई मॉडल। लेकिन अच्छा, दोनों मॉडल्स का मकसद तो एक ही है ना, एक को पढ़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी मैं सबसे पहले ओएसआई मॉडल आपको समझाने के बाद बता दूंगा इसमें और टीसीपी/आईपी मॉडल में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या फर्क है। तो शुरुआत हम ओएसआई मॉडल से ही करेंगे। तो जनाब, आपके उस सवाल के जवाब की तलाश शुरू होने लगी है, खत्म नहीं होनी है, शुरू होने लगी है ओएसआई मॉडल के साथ। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, मैं आज कल का दिन, शायद आज का लेक्चर, कल का लेक्चर का भी कुछ हिस्सा इसके ओवरव्यू में जाए, मैं आपको ओएसआई मॉडल का ओवरव्यू देने लगा हूं, तारुफ कराने लगा हूं, ओएसआई मॉडल का ओवरव्यू देने लगा हूं, इसका आपको तारुफ करवाने लगा हूं। ठीक है, ये इसको, ये नहीं है कि आप पढ़ लेंगे, आप कल कहेंगे मैंने ओएसआई मॉडल पढ़ लिया है। पढ़ना तो आपने सारी जिंदगी है, हम पूरा कोर्स जो पढ़ रहे हैं ना, वो इस ओएसआई मॉडल को ही इलेबोरेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके एक एक स्टेप को ही पढ़ रहे होंगे। सारी जिंदगी आपकी इस मॉडल को ही पढ़ने में लगनी, अभी सिर्फ आपके सामने रखने लगा हूं, इसका तारुफ कराने लगा, और मुख्तसर तारुफ ही होगा, अभी उसको भी को 5-6 घंटे लग जाने अभी। ठीक है जी, चलें तो शुरू करते हैं जी। इस मॉडल को पढ़ने के जी दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, बड़े टोटके, बड़े शॉर्टकट। मेरा अपना एक तरीकाकार है और मैं उसी को फॉलो करूंगा। ये मॉडल करता क्या है, मैं इसका तरीका, ये दोनों मॉडल क्या करते हैं मैं आपको तरीका समझा देता हूं। आपको बड़ी कोई मुश्किल किस्म की ना, या बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर दे दी जाए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी जाए, आपको कहा जाए जी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोगों ने चलानी है, एक बिजनेस है वो आप लोगों ने चलाना है। ठीक है, तो उसमें अब क्या होगा, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप कहते हैं जी मैं ना सफाई भी सुबह सबसे पहले जाके सफाई करूंगा, उसके बाद अकाउंट्स भी मैंने ही संभालना है। ठीक है, और उसके बाद जनाब जो मार्केटिंग है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, मार्केटिंग में मैं खुद करूंगा, सेल्स भी खुद। ठीक है, सारे काम जो है वो मैंने खुद करने हैं। ठीक है, क्या पॉसिबल है आप कर पाएंगे? नहीं, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगा, आप इस कामयाबी के साथ इस बिजनेस को चला नहीं सकेंगे। फिर उसका सोल्यूशन क्या है, आप डिपार्टमेंट बना दें, लोग हायर करें। ठीक है जी, आप कहें जी मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग टीम होगी, सफाई करने के लिए हम स्टाफ रखेंगे, किसी कंपनी को ठेका दे देते हैं, उनके बंदे आके सफाई कर जाया करेंगे। अकाउंट्स के लिए या फाइनेंस के लिए पूरा डिपार्टमेंट अलग से बना लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट, आईटी का डिपार्टमेंट अलग से बना लेते हैं।
और अगर कोई लीगल अफेयर्स हैं तो उसके लिए कोई 2-4 वकील भी रख लेते हैं अपने पैनल के ऊपर, ताकि वो हमारे लीगल अफेयर्स को देख सके। जी कुछ कहना सर आप? जी कह दें सर, उधर ही लगवा दें अभी जाके जल्दी से। ओके, तो लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट आप बना दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ऑपरेशंस पहले की निस्बत बेहतर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेट से अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने जाके अकाउंट्स रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों से जाके डिस्कस करना। आप मार्केटिंग वालों को नहीं कहेंगे। आपकी सेल्स कम हो जाती है, आप मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट से जाके बात करेंगे, सेल्स अच्छी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। आपके लोग जो हैं वो लड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं, एहतजाज करके बैठ जाते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ वरना हम नहीं काम करेंगे। तो एचआर वालों से जाके आप बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वालों से बात करेंगे, आप लोगों को क्यों नहीं हैंडल कर रहे, ठीक। जगह जगह आपको कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप सफाई वालों कंपनी को जाके कहेंगे जी आपकी लोग ठीक से सफाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम्स को फिक्स करना आपके लिए आसान हो जाए। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने को पता है हम लोग क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक्स, और उनको फिक्स कर देने को हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग कर दी हमने। ट्रबल शूटिंग, ये लफ्ज आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ का जिक्र किया था। कॉन्फ़िगरेशन, वेरिफिकेशन, डायग्नोस्टिक्स, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो आप कहते हैं हम मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्क डिवाइसेस के हवाले से आप ये काम कर रहे होंगे तो आप कहेंगे हम मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, वेरिफिकेशन, डायग्नोस्टिक्स, ट्रबल शूटिंग। अच्छा, आप कहेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग या वेरिफिकेशन की हद तक तो बात सीधी सादी थी, एक चीज सेट की, उसकी आउटपुट को वेरीफाई कर लिया, देख लिया, मॉनिटर कर लिया, ये समझ आता है। डायग्नोस्टिक्स, ट्रबल शूटिंग, ऐसा लगता है कुछ साइंस है पूरी, कुछ बहुत नया होगा इसमें, कुछ भी नहीं है। आपने कॉन्फ़िगरेशन की यानी कि सेटिंग्स की, उसके बाद जो सेटिंग की उसकी आउटपुट देखेंगे ना कि आ रही है या नहीं। आपने वेरीफाई किया, आउटपुट वो नहीं आई जो आप चाहते थे, क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आप अपनी गलती ढूंढेंगे वेरिफिकेशन करके। गलती जब मिल जाएगी कि मैंने कहां कॉन्फ़िगरेशन में गलती की है, जब मिल जाएगी तो आप कहेंगे मैंने डायग्नोस्टिक कर लिया, डायग्नोज कर लिया। डायग्नोज करने के बाद अब आप तालियां तो नहीं बजाएंगे, वाह 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 क्या बात है, मेरी गलती ढूंढ ली है, उसको फिक्स भी करेंगे। जब आप फिक्स करेंगे तो आप कहेंगे मैंने ट्रबल शूटिंग कर दी। फिक्स करने के लिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन ही करनी पड़ेगी ना, तो कहानी कॉन्फ़िगरेशन और वेरिफिकेशन के दरमियान घूमती रहती है, ठीक है जी। तो ये डायग्नोस्टिक्स और ट्रबल शूटिंग कोई नई चीज नहीं है, इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन है। बहरहाल जी ये आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप चीजों को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब आखिर ये डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेती हैं, ये मेरा डेटा आईपी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम भी समझाने के लिए टीसीपी आईपी मॉडल हो या ओएसआई मॉडल हो, टीसीपी आईपी मॉडल हो या ओएसआई मॉडल, ये दोनों मॉडल यही काम करते हैं, पूरे प्रोसेस को डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा, नंबर 4 पे होगा। ओएसआई मॉडल जो है जिसको हम अभी पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, ओएसआई मॉडल ये पूरी कहानी कि कम्युनिकेशन कैसे होती है ये आपको 7 स्टेप्स में सुनाता है। ये कहता है जी पूरी कहानी 7 स्टेप्स में डिवाइड हुई हुई है, देयर आर 7 स्टेप्स, ठीक है जी। इनको आप 7 स्टेप्स कह लें, 7 स्टेजेस कह लें, ठीक है जी। या अब अगर मैं डॉक्यूमेंटेड टर्म की बात करूं जो इसके लिए इस्तेमाल होती है, तो डॉक्यूमेंटेड टर्म इसकी है जी 7 लेयर्स। 7 लेयर्स, 7 लेयर्स हैं इस मॉडल के अंदर, 7 लेयर्स हैं। अच्छा, लेयर से फौरी तौर पे बंदा उलझ जाता है, 7 स्टेप्स कह दूं नॉर्मल है, 7 स्टेजेस कह दूं नॉर्मल है, तो एक्चुअल में 7 लेयर्स, देयर आर 7 लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, ठीक है जी। अच्छा, लेयर की टर्म पता क्यों यूज की गई है, लेयर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है, पहली लेयर सबसे नीचे होगी, उसके बाद दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, 7वीं लेयर सबसे टॉप के ऊपर आएगी। पहली लेयर सबसे नीचे होगी और अगर 7 है तो 7वीं लेयर सबसे ऊपर होगी इसमें,
ठीक है। तो लेयर का कॉन्सेप्ट कुछ इसके फ्लो के एतबार से रखा गया है, लेकिन आप अभी इसको लेयर के तौर पे ज़हन में ना रखें। देयर आर 7 स्टेप्स। आपका सवाल था आईपी डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसमें मेरा जवाब ये है कि जनाब 7 स्टेप्स हैं टोटल। तो सबसे पहले ये करता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और 7 स्टेप्स में आपकी कहानी पूरी होती है। अच्छा, अब ये ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स है ना, इसको पढ़ने के दुनिया में अलग अलग तरीके हैं, हर बंदा अपने तरीके से। इन लेयर्स के नाम भी हैं, नंबर भी हैं, ठीक है जी। तो इनके अक्सर लोगों को नाम रट्टा लगाने पे फोकस होता है, नाम याद कर लें जिनके नाम क्या है, पहले कौन सी लेयर है, फिर कौन सी है, ठीक है जी। तो बादाम खाएं और इनको रट्टा लगाएं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने अलग-अलग ना टोटके निकाले हुए इसके नाम याद करने के लिए, किसी टोटके की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपने तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाता हूँ, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। आपको डेटा रेट, बैंडविड्थ और क्लॉक रेट भूल जाएगा, आपको पता है, लेकिन वो मोटरवे का सफर नहीं भूलेगा कि जब आप मोटरवे पे गए थे 120 किलोमीटर पर आवर था, वो नहीं आपको भूलेगा, वो याद रहेगा, ठीक है जी। तो वो ये, और इसके रेफरेंस से डेटा रेट बैंडविड्थ आपको याद आ जाएगी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह एक कहानी की शक्ल में आपको मैं ओएसआई मॉडल की जितनी भी दास्तान है ये सुनाता हूँ। ये कहानी आपको कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है जी। कहानी आपकी है, सुनेंगे आप मेरी जुबानी, आप होंगे कि आपको हमारी कहानियां भी पता है, ठीक है। ये वो कहानी है जो सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपकी कहानी मेरी जुबानी, ठीक है। ऐसी कहानी नहीं है जिसमें आपने सो जाना है, वंस अपॉन अ टाइम वाली नहीं है, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था नींद तो बहुत आएगी आपको, ठीक है, लेकिन आपने सोने की कोशिश नहीं करनी, जागते रहे, ठीक है। क्योंकि एक एक लफ्ज बड़ा अहम है, मैंने उठा के पेपर में डाल देना होता है उसको, तो लिहाजा जागना पड़ेगा। क्योंकि मसला एक बहुत बड़ा, आपको मैं फायदे की बात बता रहा हूं, इधर जाग लें तो फायदा ही होगा, घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। अगर इधर सोए रहेंगे तो पूरा हफ्ता टेंशन है, नहीं हो यार लेक्चर रिवाइज करना है अभी, वरना वो टेस्ट में फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अभी हिम्मत करके, है तो बड़ा मुश्किल लेकिन जाग, ठीक है। चलें शुरू करते हैं जी आपकी कहानी मेरी जुबानी। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं। तो देखें, आपका सवाल था अगर 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, एक तरफ डिवाइस ए, एक तरफ डिवाइस बी, ठीक है जी। ये डिवाइस ए हो गई, ये डिवाइस बी हो गई, आपस में किसी भी तरह से फिलहाल ये कनेक्टेड है। और आप कहते हैं जी अगर मैं कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूं या कोई ईमेल भेजें, ठीक है जी, फेसबुक पे मैसेज भेज दें, तो ए डेटा भेजता है और वो बी को मिल जाता है। ए ने ईमेल भेजी, बी को मिल गई। ए ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बी को मिल गया। मैंने अपना वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया, आपको मिल गया। आप कहते हैं कैसे मिल गया, ठीक है, यही सवाल है। ए का डेटा बी के पास चला गया। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने हेलो मेरा डेटा जी इंस्टेंट मैसेज है, ये ए से बी को भेजना है, तो ए ने हेलो भेजा, बी को मिल गया। इसकी कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे आप अपनी आप कहते हैं जी मैं अपने घर से कॉर्बेट आ गया, यही हुआ है ना आप सबके साथ। आप कहेंगे जी मैं अपने घर से, घर ए था ये बी है, मैं अपने घर से कॉर्बेट आ गया, ठीक है। कहने को कितना आसान है, मैं और मैं आगे से पूछ लूं कैसे, तब आप कहेंगे कैसे क्या आ गया, बस इसमें कौन सी बात निकलती है, ठीक है। अब देखें मैं सारी आपकी कहानी कुरेद कुरेद के आपको सुनाऊंगा कि कहानी शुरू कैसे हुई, आखिर आप आए कैसे, ठीक है जी। जिस तरह कहना बड़ा आसान है, हेलो चला गया ऐसे बी पे, उस तरह मैं चला गया घर से कॉर्बेट, ठीक है। तो कैसे चले गए मैं आपको बताता हूँ। कहानी का स्टेप नंबर 1, शुरुआत कैसे हुई होगी। हर बंदे की स्टेप नंबर 1 की शुरुआत थोड़ी सी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन अमूमन यही देखा गया। देखिए मैंने आपको बताया था मैं तकरीबन 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं पढ़ते हैं, ठीक है जी। सब लोगों की फीडबैक भी आती है, कौन ये कोर्स क्यों करना चाहता था, ठीक है। हर बंदे के अलग-अलग मुहर्रिकात और वजूहात होती हैं, ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने की। ये जो नेटवर्किंग का हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए तो एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है, एक फ्री ऑफर हो रहा था कोर्स तो आपने ये कर लिया, लेकिन अमूमन आपको पता है आप लोगों के एडमिशन के बाद ये वाला कोर्स भी अगर किसी ने पढ़ना वो पैसे दे के पड़ेगा। आपसे इस क्लास से बड़ी क्लास हमारी ना रात को, आपका तो दाखला हो गया, इससे बड़ी क्लास जो है वो रात के टाइम अभी उनकी एनरोलमेंट हुई है सेम इन्हीं कोर्सेज के लिए, और वो पैसे दे के पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है। अच्छा, तो आपकी कहानी जी आपको सुनाने लगा था कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा किसी के साथ आप घर में बोर हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही है, आपने कहा चलो बाहर निकलते हैं। आप बाहर निकले
चलते फिरते इधर सड़क से गुजरे थे, बाहर रश लगा हुआ था, आपने कहा पता नहीं शायद कुछ बट रहा है इधर मुफ्त में, हम भी जाके देख लेते हैं। आप अंदर आए, पता लगा अचानक हादसाती तौर पे आप इस कमरे में आके बैठ गए और आपको पता लगा जी हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने लगे हैं और कुछ अर्से बाद में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा। ऐसा मुश्किल ही है कि किसी के साथ हुआ हो, ठीक है। जो लोगों की वजूहात हो सकती है मैं बताता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अपने डिग्री प्रोग्राम में उन्होंने डेटा कम्युनिकेशन के नाम से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, उन्हें वो अच्छा लगा हो, उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया हो कि मैं आगे अपना करियर इसी फील्ड में बनाऊंगा और इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन या कोर्सेज हैं मैं वो पढ़ना चाहूंगा, ठीक है जी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च की इस पे और उन्हें पता लगा जी ये सिस्को के, हवावे के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन है, तो ये कर लेनी चाहिए। और ये कहाँ से कर लेनी चाहिए, उसके लिए आप सर्वे करते हैं, आपको मुख्तलिफ नाम नजर आते हैं, आप उनमें से कॉर्बेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों की कहानी ये होती है, लेकिन ये कहानी कम लोगों की। ज्यादातर कौन से होते हैं मैं वो बताता हूँ। ज्यादा जो बहुत ज्यादा अक्सरियत की कहानी है वो आपको सुनाने लगा। आपका ना एक दोस्त या एक कजन होता है जिसे आपने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई होती, ठीक है जी। वो आता है, आप उसको कह रहे थे मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, ठीक है जी। तो इस किस्म का आपका एक कजन होता है और अचानक ना वो और कोई माशी हालत भी अच्छे नहीं होते, घर के भी हालात को इतने ठीक नहीं होते। कुछ अरसे बाद वो गायब होता है और अचानक से ना फेसबुक पे उसकी तस्वीरें आना शुरू होती हैं। किसी दिन बुर्ज खलीफा के बाहर, एक दिन वो लैम्बोर्गिनी के साथ तस्वीर भेजता है। अचानक वो कहता है मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो अल्ट्रा वाला सब कुछ जो है वो ले लिया मैंने। वो आपको ये एहसास दिलाता है। कोई कहता है जी मैंने S23 ले लिया है, ठीक है जी। और तस्वीरें आपको आपको रियलाइज कराता है अच्छे तरीके से सबको कि मेरे पास अब ये है, ठीक है। और यहाँ पे घर के हालात भी बदलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सब टोन ही चेंज हो जाती है। तो आपके घर वालों भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे होते हैं, वो भी देखते हैं और वो आपको भी देख रहे होते हैं और उसको भी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या मौत पड़ी हुई है, वो कर सकता है तो तुम तो नहीं कर सकते, अभी तक हमारे पैसे खाई जा रहे हो, तुम खुद भी कुछ कर लो। अब आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, मैं क्या करूं जी फिर। और डिग्री भी करा दी, एक भी कर लिया, वो भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा अभी तक तुम्हारा। तो फिर अब आप जिसको आपने लिफ्ट नहीं कराई होती सारी जिंदगी, मजबूरन आपको उससे राब्ता करना पड़ता है। अब ये उसकी मर्जी है, अब वो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, करा दे तो उसकी मर्जी है। तो अब आप उससे पूछते हैं यार तुमने क्या किया है, मैं मेरा भी कुछ कर दो, अगर हो सकता है मैं भी आना चाहता हूँ दुबई या सऊदी या जिधर भी वो है, ठीक है जी। तो अब ये उसका ज़र्फ है कि वो क्या करता है आपके साथ। वो अगर आप पे तरस खा ले तो वो कहता है यार अच्छा ठीक है तुम आना चाहते हो तुम भी आ जाओ, लेकिन ऐसा है कि खाली डिग्री जो आप लेके जो आपके पास है इस वक्त उससे कोई खास काम नहीं चलेगा। कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स आपको, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास हो तो बाहर उनकी डिमांड है, उसके बगैर यहाँ जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2-4 कोर्सेज हैं, अगर आप आना चाहते हो तो लाजमी करके आना। दूसरा एक और चीज भी है, एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो काफी आसानी से आप जॉब स्विच ही करनी है ना, यहाँ से किसी बड़ी कंपनी में, चाहे पाकिस्तान की कोई बड़ी कंपनी हो या बाहर जाना हो, वो इतना ज्यादा मुश्किल काम वो नहीं होता, ठीक है। तो ये है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है उसमें तो अक्सर अपॉर्चुनिटीज बाहर फ्रेश इंजीनियर्स के लिए भी निकलती रहती हैं, आप वो भी जाके कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई डिग्री के साथ सर्टिफिकेशंस वगैरह कुछ स्किल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको गाइड कर देता है कि यार ये कोर्सेज हैं, ये आप करके आ जाए। तो फिर आप कहते हैं अच्छा मुझे ये कोर्स करने हैं, अब कहाँ से करने हैं। और अक्सर ये होता है कि आपका वो कजन या दोस्त जो है ना उसने कॉर्बेट से ही पढ़ा होता है। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप में से कोई है ऐसा तो आपको बताया होगा उसने। और आप इंशाल्लाह आप जब बाहर भी जाएंगे और आपको अगर पाकिस्तान से कोई बंदा मिला तो वो कॉर्बेट से पढ़ के गया होगा, ये आप आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है जी। तो अक्सरियत की कहानी ये होती है, अक्सरियत की ये कोर्सेज पढ़ने की वजह ये होती है, वो इस बुनियाद पे यहाँ तक पहुंचते हैं, जिस सीट पे आप बैठे हैं वो इन हरकतों की वजह से यहाँ तक आए होते हैं, ठीक है। दूसरी वजह आप लोगों के केस में मैंने कहा बड़ी वजह ये थी, आपने इश्तिहार देखा होगा अखबार में, फेसबुक पे, कि जनाब अखुवत जो है वो ये प्रोग्राम्स आप लोगों को फ्री में करवा रहा है कोर्सेज। तो आपकी सबसे बड़ी वजह यह थी यार मुफ्त में एक चीज हो रही है तो क्यों फायदा ना उठाया जाए, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी वजह ये थी। तो इस कहानी के इस हिस्से को मैं क्या, ये लिखना नहीं है, इस कहानी को लिखने मत बैठ जाइएगा, ध्यान से बस सुन लेना है। इसमें लिखने के लिए लिखवाने वाला काम मैं खुद करूंगा, जो लिखने वाली चीज होगी मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये बातें ध्यान से सुन के खुद ब खुद ज़हन में बैठ जाएंगी, ठीक है।
तो कहानी का ये हिस्सा कि जनाब कॉर्बेट सबसे पहले नेटवर्किंग पढ़नी है, उसमें सिस्को की हवावे की सर्टिफिकेशंस होती हैं, ये करनी पड़ेंगी और इनके लिए कॉर्बेट जाना है। तो कहानी का ये हिस्सा स्टेप नंबर 1, कहानी का इतना हिस्सा स्टेप नंबर 1 कि मुझे नेटवर्किंग सीखनी है, उसके लिए सिस्को के कोर्सेज होते हैं, हवावे के कोर्सेज होते हैं, कॉर्बेट ये कोर्सेज करवा रहा है, इत्तेफाक से स्पॉन्सर हो रहे हैं, तो हम ये कर लेते हैं और आप इस वजह से कॉर्बेट का सिलेक्शन कर लेते हैं, इंतखाब कर लेते हैं। तो कहानी का ये हिस्सा हो गया स्टेप नंबर 1। कहानी के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। आपने किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो आप ये जरूर देखते हैं कि यहाँ का कोई खास ड्रेस कोड तो नहीं, कोई यूनिफॉर्म तो नहीं पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है, या किस जुबान में ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। अगर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानें हैं तो ये जुबानें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये जुबानें आपको बोलनी भी आनी चाहिए, इनकी समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपका हुलिया कैसा होगा, आपकी बोलचाल क्या होगी, आपकी जुबान कौन सी होगी, इनका ताल्लुक आपकी प्रेजेंटेशन के साथ है ना। यानी आपने अपने आप को कॉर्बेट जाके प्रेजेंट किस तरीके से करना है, आपने अपने आप को कॉर्बेट जाके प्रेजेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। कहानी का ये हिस्सा स्टेप नंबर 2, यानी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म तो नहीं चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी उर्दू हाँ वो मुझे आती है, बोलनी भी आती है और लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो कहानी का ये हिस्सा, यानी ये सारी जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं स्टेप नंबर 2। सबसे पहले क्या था, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है। दूसरा, कॉर्बेट जाके जुबान कौन सी बोलनी आनी चाहिए, हुलिया कैसा होना चाहिए। तो कहानी का इतना हिस्सा कह देते हैं जी स्टेप नंबर 2। अच्छा, अब आप क्योंकि फ्री वाला कोर्स हो रहा था, आप बड़े पुरजोश थे, जज्बात और खानदान का प्रेशर भी था, कर लो कुछ, कर लो कुछ, अब ठीक है, तुम भी पैसे कमा लो, ठीक है। उस वजह से आप ना उठे और पहुंच गए कॉर्बेट। आपने कहा जी लो मैं आ गया हूं, मुझे नेटवर्किंग पढ़ाई जाए। आपको हम कहेंगे जी आपका जज्बा जो है वो सर आंखों पे, ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि हम हर वक्त नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहे होते 24/7। आपका दिल किया जी नेटवर्किंग बनी, आ जाओ अभी पढ़ा लेते हैं, तो उसकी क्लासेस हैं, उसका स्केड्यूल है, उसका एक टाइम है। हम कहेंगे जनाब फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे क्लासेस होंगी, फलां टाइम पे टीचर अवेलेबल होंगे, उस वक्त आके आप क्लासेस पढ़ लें। अब आप कहेंगे ओहो मैं तो पढ़ने आ गया था, पेट्रोल भी इतना जला दिया, टाइम भी मेरा इतना वेस्ट हो गया है। इसमें थोड़ी सी गलती आपने खुद की, आपको इतना जज्बाती हो गए, यहाँ पे फिजिकली आने की जरूरत नहीं थी। आपको सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर लेते, आप कॉर्बेट की वेबसाइट विजिट कर लेते, आप फेसबुक के पेज पे चले जाते, ठीक है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर किसी से राब्ता करके इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी, बहुत सारे अखबार के किसी इश्तिहार के अंदर ये डेट्स वहां पे मेंशन हो सकती थी। तो फिजिकली आए बगैर भी आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे कि कॉर्बेट में ये जो नेटवर्किंग का कोर्स है ये कब से शुरू हो रहा है, आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं थी। आज हमने किसी दोस्त के पास भी जाना हो ना तो हम कॉल करके जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर भी जाना हो तो हम कॉल करके जाते हैं कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है। रिश्तेदार के घर तो हम कॉल इसलिए करके जाते हैं और बड़े वेल इन टाइम कॉल करके जाते हैं, 3-4 घंटे का मार्जिन देते हैं कि हम जब जाएं तो हमारी खातिर तवाज़ो के लिए तैयारी करें, ठीक है जी। ऐसे ना हो कि उसको मौका मिल जाओ हो आप तब ताए बगैर आ गए, ठीक है। तो आपको पूरा इस वजह से टाइम दिया जाता है कि हमारे इतने बजे आएंगे, तो आपका मतलब ये होता है कि तैयारी करके रखना, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास भी जाना हो अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, ठीक है, वरना भी बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ता है या बारी नहीं आती। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। एक टर्म है सेशन, मुलाकात। सेशन दो तरह का है। इस वक्त मेरा और यहां जो लोग बैठे हुए हैं ना, आपके साथ जो सेशन है ये फिजिकल सेशन है, हम फिजिकली यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ यही वाला सेशन वर्चुअली या लॉजिकली भी बना हुआ है। वर्चुअल या लॉजिकल सेशन जो ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात हो रही है, लेकिन वो फिजिकल सेशन नहीं है, वो एक तरह का लॉजिकल या वर्चुअल सेशन है, ठीक है जी। यानी आप अगर कॉल कर लें ये पता करने के लिए कि क्लासेस कब से हैं, ये एक वर्चुअल सेशन होगा। फिजिकल सेशन मुलाकात ही है ना, फोन पे भी एक तरह की मुलाकात है, व्हाट्सएप पे भी मुलाकात है, वेबसाइट के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने हम वहां पे तारीख लिख दें और आप पढ़ लें, ठीक है। तो वो भी एक तरह का सेशन है, लेकिन वो वर्चुअल या लॉजिकल सेशन होगा। एक सेशन क्या है फिजिकल, एक क्या है लॉजिकल या वर्चुअल सेशन। फिजिकल सेशन, लॉजिकल या वर्चुअल सेशन। एक उसूल है कि फिजिकल सेशन से पहले हमेशा वर्चुअल या लॉजिकल सेशन होना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो कहानी का स्टेप नंबर 3 ये है कि कॉर्बेट में
ये जो नेटवर्किंग की क्लासेस हैं कब से शुरू हो रही हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आप वर्चुअली कलेक्ट कर लें, जाए मत, यानी एक वर्चुअल सेशन बना लें। ये जो वर्चुअल सेशन है, अपॉइंटमेंट लेना, दूसरे की अवेलेबिलिटी चेक करना, इसको हम कहानी का स्टेप नंबर 3 कह देते हैं। कहानी का स्टेप नंबर 3, ठीक है। पहला क्या था जी, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है। दूसरा क्या था, कॉर्बेट जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तीसरा क्या है, कॉर्बेट में क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं तभी जाएंगे। उसके लिए आप एक लॉजिकल या वर्चुअल सेशन बना के ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे कि क्लासेस का स्केड्यूल क्या है, ठीक है। तो जी अब आपको स्केड्यूल बता दिया गया, फलां तारीख को इतने बजे क्लास है, उस वक्त अवेलेबल होंगे, आप आ जाइएगा। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है, अब आप कहेंगे जी अब तो जाना है, अब तो अपॉइंटमेंट भी हो गई है। अब आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे कि जनाब अब जाना है तो बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, बस पे जाना बेहतर रहेगा, या रास्ता करीब है तो पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है। या आपके पास तो कोई ट्रक पे आने की ऑप्शन है तो आप ट्रक पे आएंगे, ठीक है। या कोई कश्ती चलती है वहां से यहाँ तक तो आप उस पर बैठ के आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पे हेलीकॉप्टर पे आप यहाँ नहीं आ सकते, हमारे पास हेलीपैड अभी नहीं बना हुआ, ठीक है जी। तो बहरहाल ट्रांसपोर्टेशन, आपको बड़ी अहम शख्सियत है तो 2 डाले आगे और 2 पीछे होने चाहिए, ये सब आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मामलात हैं। अब आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन को सोचेंगे, अब हर रोज सोचते होंगे निकलने से पहले आज जाना कैसे है, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास ऑप्शन ही बाइक की है, तो जाहिर आप सोचते हो ना मेरे पास बाइक है और मैंने उसी पे जाना है, ठीक है। तो ये आपके प्लान का हिस्सा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी घर से यहां तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होगी, इसकी आप प्लानिंग करते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, जाते हुए ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इस तरह से हर रोज हर जगह पे प्लानिंग हो रही होती है। कहानी के इस हिस्से को जिसमें आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर रहे हैं या उसको प्लान कर रहे हैं, इसको हम स्टेप नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है। क्विकली रिवाइज करते हैं। नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है, पहला स्टेप। कॉर्बेट जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, दूसरा स्टेप। कॉर्बेट में क्लासेस का स्केड्यूल क्या है, अवेलेबिलिटी कब से होगी, प्लान कर रहे हैं, वर्चुअल सेशन बना के, फिजिकली जाके नहीं वर्चुअली चेक कर रहे हैं, लॉजिकली चेक कर रहे हैं, तीसरा स्टेप। जब अवेलेबिलिटी मेक श्योर हो जाए तो अब तो जाना है, फिजिकली जाना है, तो उसके लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसको आप उसका बंदोबस्त करेंगे। ले जी अब कहानी का एक और अहम चैप्टर शुरू होने लगा है और वो ये है कि आपके घर से यहां कॉर्वेट तक आने के लिए आपके घर का एक एड्रेस है ना, एड्रेस है। कॉर्वेट का भी एक एड्रेस है जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, 11A ब्लॉक D1 गालिब रोड गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। ये एड्रेस है यहाँ का। तो आपके घर से यहां तक आने के लिए एक ही रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे होंगे। उनमें से आप किसी एक रास्ते से आते हैं जो आपके नजदीक बेहतरीन होता है, आपके नजदीक जो बेस्ट पाथ होता है ना, आप उस रास्ते से कॉर्बेट आते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ करते हैं या कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट पाथ करते हैं कि मेरे लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो क्या होगा। इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर बंदे की बेस्ट पाथ की डेफिनेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। कोई बंदा कहेगा शॉर्टेस्ट पाथ, ज्यादातर लोगों के ज़हन में होता है जो डिस्टेंस कम वाला है वही मेरे लिए बेहतरीन रास्ता होगा, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, ये भी ठीक है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे यार वो जो छोटा रास्ता ना मेरे घर से कॉर्बेट तक जाने का, उसमें रश बड़ा होता है, लोड बहुत ज्यादा है, तो लोड ज्यादा होने की वजह से RTT पे फर्क पड़ता है, तो मेरे लिए वो रास्ता अच्छा नहीं रहेगा। आप कहते हैं जिस तरह लाहौर में आप शहर के अंदर से भी आ सकते हैं और रिंग रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बंदा कहेगा मेरे लिए रिंग रोड जो है वो बेहतर रहेगी, ठीक है। सड़क चौड़ी होनी चाहिए, सड़क चौड़ी मतलब बैंडविड्थ ज्यादा। तो कोई बंदा कहेगा जी मेरे लिए ना वो मैं रास्ता लंबा हो बेशक लेकिन रास्ते में ना रश नहीं होना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, तो मेरे लिए वो बेहतर है। कोई बंदा कहेगा जी रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने चाहिए, सिग्नल फ्री रोड होनी चाहिए, मैं वहां से जाऊंगा। कोई बंदा कहेगा मेरे रास्ते में टोल प्लाजा नहीं आना चाहिए, मेरे लिए वो रास्ता बेहतर नहीं है। कोई कहेगा जी मैंने तो बस पे कॉर्बेट आना होता है तो मेरे रास्ते में अंडरपास नहीं आने चाहिए। लाहौर में अब आप देख लें, आप जहां एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो आपके पास जितनी ऑप्शन में एक रास्ता या 2 रास्ते ऐसे होंगे जिनमें अंडरपास आते हो, बस वहां से नहीं गुजर सकती। वही बात है, आप गाड़ी पे होंगे तो गुजर जाएंगे, बस पे होंगे तो फिर आपको ऊपर से जाना पड़ेगा और ऊपर से जाएंगे तो फिर ट्रैफिक सिग्नल भी आएंगे, ठीक है। तो ये है कि हर बंदे के हालात और वाकयात के मुताबिक बेस्ट पाथ की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। हमारी नेटवर्किंग में भी ऐसा ही होगा, आगे जाके आप देखेंगे बेस्ट पाथ की एक डेफिनेशन नहीं है, डिफरेंट सिनेरियोज में बेस्ट पाथ
मुख्तलिफ हो। और आपका एक और भी कहानी है, हर रोज बेस्ट पाथ आपका जरूरी नहीं है सेम हो। आज आप जिस रास्ते से आए हो सकता है कल आप वहां से ना आए, आप कहें यार बारिश हुई थी उधर पानी खड़ा होगा, आज उधर से नहीं जाना, तो आप रास्ता बदल के आ जाए, तो उस दिन आपका बेस्ट पाथ कुछ और होगा। तो कहानी का जो स्टेप नंबर 5 है, कहानी का स्टेप नंबर 5, ठीक है, उसमें आप सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ करते हैं, अपने सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कुछ चीजों पे दिल चाह रहा होगा लिख लें, अहम लग रही हैं, नहीं अभी नहीं, लिख देंगे, मैं लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ दिमाग में बिठाएं, ठीक है जी। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, ये स्टेप नंबर 5। पहला क्या था, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना, दूसरा कॉर्बेट जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना, तीसरा कॉर्बेट में क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं इसका स्केड्यूल चेक कर लें जरा, ठीक है, वर्चुअल या लॉजिकल सेशन। फिर उसके बाद फलां टाइम से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, जाना कैसे है। अच्छा, आप जाना कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त हो गया, अब जाना किस रास्ते से है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो 7 में से कितने स्टेप हो गए, 5, कितने रह गए, 2, बस 2 रह गए, ठीक है। अच्छा, तो अब वो जो छठा स्टेप बनता है ना हमारे केस में, छठा स्टेप क्या है, वो जिस रास्ते को आपने अपने लिए बेस्ट डिक्लेयर कर दिया है ना कि मेरे लिए ये रास्ता आज बेहतरीन रहेगा, अब ये देखा जाएगा कि वो रास्ता फिजिकली किस किस्म का है, वो रास्ता फिजिकली किस किस्म का है। वो बाय रोड भी हो सकता है, वो बाय एयर भी हो सकता है, वो बाय मरीन भी हो सकता है, पानी में से गुजर के आता हो। अब जिस शहर में हम रहते हैं हमारे पास यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, आप बाय रोड ही आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें ये तीनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। आप पानी में से भी सफर करके आ सकते हैं, आप सड़क पे भी ट्रैवल करके आ सकते हैं, आप बाय एयर की सहूलत भी इस्तेमाल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुबई आप देख लें, दुबई में ये तीनों तरह की सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है। लोग बाय रोड भी सफर करते हैं। दुबई के अंदर जो है वो समंदर का एक सेगमेंट है जो शहर को 2 हिस्सों में, पुराने और नए को तकसीम कर रहा होता है। आपने उसको क्रॉस करना हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप कश्ती में बैठ के चले जाएं, ठीक है जी। वाटर बस भी चलती है, उस पर भी आप जा सकते हैं, फेरी भी चलती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जिनको यूज किया जा सकता है। तो आप पानी में भी सफर करके जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, और वहां पे आप अगर उबर क्रीम की ऐप यूज करें, मैंने एक दफा की थी, तो वहां हेलीकॉप्टर का भी किराया जो है वो नजर आ रहा था, चॉपर का किराया दिख रहा था। आपने शायद देखा हो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ भी एक एयर टैक्सी की सर्विस जो है वो शुरू होने की बातचीत चल रही है, अभी हुई तो नहीं है, ठीक है जी। जहाज तो उन्होंने काफी सारे इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है, वो जो दिखा रहे थे उसमें, लेकिन वो पता नहीं चलेंगे भी या नहीं, ठीक है। हैं, यहाँ के नहीं थे, कहाँ के हैं, पोस्ट यहाँ पे नहीं, नहीं कराची की पार्टी थी भाई, हाँ हाँ ठीक है। और वो उन्होंने जहाज पेंट पूंट भी करा लिए, मैं अपने तैयार किए मैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो शुरू होता है या नहीं होता, एयर टैक्सी का उसको नाम दिया जा रहा है, उसकी ऐप भी उन्होंने बना ली हुई है, बट वो कब से होगी अभी कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन दुबई के अंदर इस तरह की सर्विसेज हैं। दुबई में एक ना आरटीए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप में से अगर कोई दुबई जाता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वहां भी अच्छी खासी आरटीए में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स वहां पे काम भी कर रहे हैं। तो ये आरटीए ने ना कुछ अर्से पहले एक ड्रोन टाइप व्हीकल बनाई थी, जिसमें आप बैठेंगे, अपनी डेस्टिनेशन एंटर करेंगे, और आपको फ्लाई करके वहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। वहां पे जो बसेस चल रही हैं, जो टैक्सियां चल रही हैं, जो वाटर बसेस चल रही हैं, वो सबको आरटीए ही मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो बहरहाल वहां पे तीनों तरह की सहूलतें हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जिस रास्ते को आपने बेहतरीन डिक्लेयर कर दिया कि मेरे लिए ये बेस्ट पाथ है, वो बाय एयर भी हो सकता है, वो बाय रोड भी हो सकता है, वो बाय मरीन भी हो सकता है, पानी में से भी गुजर सकता है। हर तरह के मीडिया या मीडियम के रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं ना जी, सड़क पे चलने के कोई कवायद और ज़वाबित हैं, पानी में भी सफर करने के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और एविएशन के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हवा में भी सफर करने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल का क्या मतलब है, जो सड़कों में लाइनें बनी हुई है उनका क्या मतलब है, हम तो वैसे देखते नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, उसमें रुकना भी होता है, ठीक है जी। तो ये सब, हेलमेट पहननी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी तरह जब आप हवा में सफर कर रहे हो तो आपको बताया जाता है जहाज में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, सीट बेल्ट लगानी है, ऑक्सीजन कम हो गया तो मास्क सामने आ जाएगा,
हादसा हो गया तो आपकी सीट के नीचे लाइफ जैकेट पड़ी हुई, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी गेट्स कहाँ कहाँ पे आपको बताया जाता है, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमने नाम क्या रखा हुआ है? प्रोटोकॉल। इसका मतलब है पानी में सफर करने के प्रोटोकॉल्स हैं, हवा में सफर करने के प्रोटोकॉल्स हैं, सड़क पे चलने के भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो छठा स्टेप है ना, उसमें आपने वो जो बेस्ट पाथ अपने लिए फाइनल किया है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपको सीखने होंगे और उनको उन पे अमल करना होगा। सीखे बगैर तो आप अमल नहीं कर सकते। छठा स्टेप आपको रूल सिखाएगा कि जनाब ये रूल्स हैं, बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जानी है आपने। तो छठा स्टेप आपको रूल सिखाता है उस फिजिकल टाइप ऑफ मीडिया के लिए जिस पे आप सफर कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो छठे स्टेप में आपको प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं और उसके बाद उन पे अमल करते हुए आप सड़क पे जाएंगे, ठीक है। तो छठा स्टेप क्या हो गया? प्रोटोकॉल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फिजिकल टाइप ऑफ द मीडियम, उनको आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, ठीक है जी, और फिर बाद में उन पे अमल भी करेंगे, ठीक है। 7 में से कितने स्टेप हो गए? पहला क्या था? नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है। दूसरा, कॉर्बेट जाके प्रेजेंट कैसे करना है। तीसरा, सेशन, लॉजिकल सेशन, ताकि पता लग जाए क्लासेस कब से शुरू हो रही है। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। पांचवा, बेस्ट पाथ का इंतखाब, आपके घर से कॉर्बेट तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना आपने। छठा, जो फिजिकल टाइप ऑफ द मीडिया है उसके प्रोटोकॉल सीखने पड़ेंगे आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन, कवायद और ज़वाबित आपको सीखने पड़ेंगे। 6 स्टेप हो गए। मजेदार बात ये, आप अपने घर से भी कॉर्बेट के लिए निकले ही नहीं है, घर बैठे हुए आप, आपको उसी तरह सिखाया जा रहा है। कहीं सफर पे जा रहे हो ना, तो घर वाले कहते हैं किसी से फालतू बात नहीं करनी, रास्ते में कोई चीज लेके नहीं खानी किसी से, तो उसी तरह आपको सिखाई जा रही थी हर चीज। घर से आप अभी नहीं निकले, अपने घर बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा। अब जो इतना कुछ प्लान किया वो कर गुजरे, आखिरकार वो वक्त आ ही जाना चाहिए कि ये जो इतना कुछ सीखा है, इतनी प्लानिंग किया, उस पर अमल भी कर लें। तो 7वां और आखिरी स्टेप जो है ना, उसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट होगी ए से बी की तरफ या अपने घर से कॉर्बेट की तरफ। आपकी फिजिकल मूवमेंट जो है, ठीक है, वो 7वें और आखिरी स्टेप में होगी। और आप उन सारी चीजों को जो ऊपर वाले 6 स्टेप्स में आपने प्लान की थी, सीखी थी, उनको, उन पे अमल करते हुए, उनको फॉलो करते हुए आप ए से बी की तरफ मूव करेंगे। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ डेटा या फिजिकल मूवमेंट आप लोगों की जो है वो 7th स्टेप में होगी, ठीक है। 7वें स्टेप में क्या होता है? फिजिकली हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते हैं। पहले गए तो नहीं ना थे, सोचा था यहां से जाऊंगा, बाइक पे जाएंगे, ठीक है जी, और कॉल करके पूछ रहा क्लासेस कब से होनी है, मैंने जाके नेटवर्किंग पढ़नी है, पढ़ तो नहीं ली थी, तो अब वो पढ़ना भी है, जाना भी है। तो वो 7वें स्टेप में और आखिरी स्टेप में आप ये सब कुछ फिजिकली करेंगे, कर गुजरेंगे, ठीक है। तो जल्दी से 7 स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना। उसके बाद कॉर्बेट जाके प्रेजेंट कैसे करना है, कॉर्बेट में लॉजिकल सेशन की मदद से पता कर लेना कॉर्बेट में क्लासेस कब से शुरू हो रही है। कॉर्बेट जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ठीक है जी। घर से कॉर्बेट जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा। अब वो जो बेस्ट पाथ है, वो जो उसका जो फिजिकल मीडिया या मीडियम है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और 7वें और आखिरी स्टेप में उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो अब तक आपने सीखे थे, उनको फॉलो करते हुए आपने अपने घर से कॉर्बेट जाना है, उस रास्ते पे चलना है जो आपने फैसला किया था, ठीक है जी। उस ट्रांसपोर्ट को यूज करना है जो आपने फैसला किया था, उस रूल पे अमल करना है जो आपने सोचा था कि जनाब हम सड़क पे जाने के लिए ये रूल होने चाहिए, मैं हेलमेट पहन के गाड़ी बाइक चलाऊंगा और सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलाऊंगा, तो अब आप करेंगे, ठीक है जी। और ए से बी की तरफ आपकी फिजिकल मूवमेंट होगी। ये 7 स्टेप्स हैं। ये कहानी आपकी थी ना। अच्छा, अपनी बात तो बंदा नहीं ना भूलता, ये तो सब कुछ आपके साथ हुआ है। अच्छा, इससे ज्यादा अब आप सोच रहे होंगे मैं तो घर से कॉर्बेट आ गया था, इतनी बाल की खाल उतार के इतना कुछ निकाल दिया, ठीक है। अभी तो और बड़ा कुछ था, उस तफसील में तो मैं गया नहीं और जरूरत भी नहीं थी उसकी। जितनी थी उतनी हमने बात कर ली, जितनी हमें जरूरत थी उतनी हमने तो अपने ओएसआई मॉडल को समझना था ना, तो उसके लिहाज से जितनी तफसील चाहिए थी वो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब हमारे लिए ये मॉडल पढ़ना बड़ा आसान हो गया। मैंने 7 लेयर्स का तारुफ करवाते हुए अभी जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया ना, इसमें 90% तो जो लेयर्स के नाम है वो उन्हीं लफ्जों के ऊपर रखे हुए हैं। आपको प्रेजेंटेशन का लफ्ज नजर आएगा, आपको सेशन का लफ्ज नजर आएगा,
आपको ट्रांसपोर्ट नजर आएगा, आपको जिस तरह रोड नेटवर्क होता है आपको नेटवर्क नजर आएगा, ठीक है। कुछ नाम जरा डिफरेंट, आपको फिजिकल नजर आएगा, डेटा ने जिस लिंक से जाना है फिजिकली वो कैसा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको डेटा लिंक नजर आएगा, ठीक है। तो अक्सर तो लफ्ज ही यही है कहानी वाले, तो लिहाजा आपको अगर अपनी कहानी याद हो जाए तो इस ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हैं इनको मेमोराइज करना, ज़हन में भी बिठाना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो चले जी, अब मैं अगला काम भी करता हूं, इसका टेक्निकल ओवरव्यू अब शुरू करते हैं। मैं पहले इन लेयर्स के नाम आपके सामने लिख देता हूं, फिर इनको टेक्निकली समझ लेंगे कि हर लेयर के अंदर क्या होता है। तो चलें जनाब, जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सबसे पहले इन लेयर्स के जो नाम है वो आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहले जी, जिस लेयर को हम पढ़ेंगे, ये मैंने बड़ा एक अहम जुमला बोला है, जिस लेयर को हम पढ़ेंगे, जहां से हम आगाज करेंगे, वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन, मैं इसके साथ नंबर नहीं लिख रहा, 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहा, और आपने भी नहीं लिखने। अगर आप अब नोट कर रहे हैं, अब लिख लीजिएगा कुछ लिखना हुआ तो, ठीक है जी। अपनी कहानी बंदा कौन लिखता बैठ के, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन लेयर ये वाहिद ऐसी लेयर है जिसका नाम और कहानी मैच नहीं कर रहे थे, उस कहानी के अंदर ऐसे लफ्ज नहीं आए, इस्तेमाल नहीं हुए। ये वो है जिसमें आप कहते हैं मैंने नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है, ठीक है, नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है, उसका नाम क्या जी, एप्लीकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद जिस लेयर की हम बात करेंगे, नंबर नहीं साथ लिखने 1 2 3 4 ऐसे ही लिख रहे हो ना, कुछ लोगों को आदत होती है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, ना ना, नंबर नहीं लिखना, बेरा गर्क हो जाएगा वरना, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। उसके बाद जनाब सेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर आप कह लें, ठीक है जी। सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है जी। इसी तरह नेटवर्क लेयर, इस तरह रोड नेटवर्क होता है, उनमें से आप अपने लिए एक रास्ते को बेहतरीन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नेटवर्क। अब डेटा ने जिस लिंक से जाना है, जिसको आपने अपने लिए बेस्ट डिक्लेयर किया है, बेस्ट पाथ, वो फिजिकली कैसा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो वाली लेयर यहाँ पे है डेटा लिंक लेयर। और आखिरी फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन वो वाली है जिसमें आपने कहा था नेटवर्किंग पढ़ने के लिए कॉर्बेट जाना है। प्रेजेंटेशन वो है आप अपने आप को कॉर्बेट जाके कैसे प्रेजेंट करेंगे। सेशन वो है जिसमें वर्चुअल या लॉजिकल सेशन बनता है दूसरी तरफ की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। ट्रांसपोर्ट ये है जिसमें आप प्लान करते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। नेटवर्क वो है जिसमें आप प्लान करते हैं आप रास्ता कौन सा चूज करेंगे। डेटा लिंक लेयर आपको ये बताती है कि उस रास्ते पे चलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोटोकॉल्स क्या हैं। और फिजिकल लेयर में आपकी एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो काफी हद तक तो नाम कहानी से मिलते जुलते हैं, तरतीब से याद भी हो जाते हैं, एक दो बार इसको देखेंगे ज़हन में बैठ जाएगी ये चीज, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप जरा कुछ इसको इसका टेक्निकल ओवरव्यू शुरू करने से पहले कि हर लेयर के बारे में मैं आपको कुछ लाइंस लिखवाऊं, कुछ बताऊं, कुछ चीजें मैं इससे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपकी जिंदगी आगे जरा आसान ही रहे, कोई मुश्किलात पेश ना आए। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने हमें ये मॉडल इसी तरह बना के हमारे हवाले कर दिया। और हम लोग कौन हैं, आपको कहेगा हम इंसान हैं, और कौन है, हम पाकिस्तानी, हम लाहौर में रहते हैं, हम पंजाब में रहते हैं। वो आज के बाद आपने वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाली फील लेना शुरू कर देनी है। जब हम के हम कौन है, उसका मतलब है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। हम कौन है और क्या बनने वाले जी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब और दूसरे कौन होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है जी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये दो बड़ी कंपनीज में ये दो टीम्स ही अलग अलग होती हैं। और नेटवर्क्स वालों के आगे फर्दर बहुत टीम अलग अलग होती हैं, ठीक है जी। सिस्टम वालों के आगे फर्दर टीम्स होती हैं। छोटे बिजनेसेस के अंदर एक ही बंदा होता है और वो ये सारे काम करता है, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्केल क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है और कितना बड़ा नेटवर्क है, फिर उसी लिहाज से ये चीजें चलती हैं। अच्छा, इस मॉडल को ना हम लोगों ने, और ये कोई किताबी बात नहीं है, ठीक है, कहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो आपको बताने लगा हूं, लेकिन ये आपको इससे वास्ता पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। इस मॉडल को ना लोग डिवाइड करते हैं, कुछ लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, वो पहले ही डिवाइड हुआ है,
वो उसको और डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो इस तरह से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तीन जो है ना, ये अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल है। ये तीन क्या है? अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। और ये जो नीचे वाली चार हैं, जाहिर इनको आप लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल कहेंगे। अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल एंड लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। जाहिर है जो ऊपर है उनको अपर लेयर्स कहेंगे, जो नीचे है उनको लोअर लेयर्स कहेंगे। अपर एंड, तो जो अपर लेयर्स कह रहे होते हैं उससे मुराद क्या होती है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और लोअर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। कुछ लोगों की तकसीम ये है और कुछ लोगों की तकसीम इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, वो भी इसी पे सफ़े पे आपको लिख देता हूँ कि कुछ बाकी लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि कहानी कुछ यूं है, लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल जो है वो ये तीन है, और जो ऊपर आपको चार नजर आ रही हैं ये अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल है। इख्तिलाफ पाया जाता है, ठीक है जी। कुछ लोगों में, मैं अपनी राय तो बताता हूँ आपको, ठीक है जी। तो कुछ लोगों की राय में लेफ्ट वाली डिवीजन है और कुछ की राइट। सबसे पहली चीज, इनमें मुतनाज़ा लेयर कौन सी है? आपको ऐसे फील हो रहा होगा ना, ये वाले जो ये ग्रुप है ये ट्रांसपोर्ट लेयर को अपने साथ मिलाना चाहता है कि ये मेरे कब्जे में आ जाए, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपर लेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाए, यानी वो चाहते हैं हम इस पे कब्जा कर लें, ठीक है जी। कहानी इससे मुख्तलिफ है। असल में लोग जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं, यानी इसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं होता। ये वाले लोग कहते हैं अपर में ये नहीं आएंगी, ये नीचे वाले लेयर्स के अंदर आएंगी। ये लोग कहते हैं नहीं जी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, नेटवर्किंग की क्लास आज। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो है वो अपर लोअर लेयर्स में नहीं आएंगी, अपर लेयर्स का हिस्सा जो है वो बनेंगी, ठीक है। तो यानी इस पे कब्जा करने की ख्वाहिश नहीं है, जान छुड़ाने की ख्वाहिश होती है। अब कहानी क्या है? अपर लेयर्स जो है ना, इनका ताल्लुक है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। हमारी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दैट डील्स विद अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, और जो लोअर लेयर्स हैं वो डील करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी हमारी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है दैट डील्स विद लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। हमने अपने कोर्स में करना क्या है? कुछ डिवाइसेस हैं जिनको पढ़ना है, प्रोटोकॉल्स हैं जिनको पढ़ना है, एड्रेसिंग स्कीम्स है जिनको पढ़ना है, यही सब कुछ करना है ना। राउटर, स्विचेस, इस तरह की डिवाइस, हब, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स, इस तरह की डिवाइसेस, उन पे चलने वाले प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम पढ़े होंगे, एड्रेसिंग स्कीम्स है जिनको हम पढ़े होंगे। ऐसा ही सब कुछ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इन सब का ताल्लुक लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल के साथ है। यानी हमने जिन डिवाइसेस को पढ़ना है उनका ताल्लुक लोअर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल के साथ, जिन एड्रेसिंग स्कीम्स को पढ़ना है उनका ताल्लुक लोअर लेयर्स, आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग लोअर लेयर से ताल्लुक रखते हैं, राउटर, स्विच और हब लोअर लेयर से ताल्लुक रखते हैं। जिन प्रोटोकॉल्स को आईपी है जैसे, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स अब और भी आपके सामने, सबका ताल्लुक लोअर लेयर्स के साथ है, ठीक है। अब असल में एक तरफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एक तरफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। कोई भी ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारियां कबूल करने को तैयार नहीं। वो कहता है ये तेरा काम है, वो कहता नहीं ये तेरा काम, और ये फड्डा पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। अब मेरी राय इसमें क्या है, मैं अपनी जो राय इसमें रखता हूं वो ये है, और अगेन ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये लोगों ने खुद से बनाया हुआ। आईएसओ की इसके बारे में कोई, आईएसओ कहते हैं 7 लेयर्स हैं, ये समझने के लिए होती हैं, जैसे मर्जी इनको आप समझें, ठीक है। तो मैं अपनी राय बता देता हूँ इसमें। मेरी राय ये है, गली मोहल्ले में हम क्रिकेट खेलते हैं अक्सर, ऐसे ही है जी, उसमें टीमिंग होती है, ठीक है। तो टीमिंग करते हुए अक्सर एक ऐसा काम होता है, एक बंदा एक्स्ट्रा निकल आता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको रेलू कटे का रोल दिया जाता है। रेलू कटा क्या होता है? जो दोनों तरफ से खेलता है, ठीक है। तो मेरी राय जो है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो दोनों ही की जिम्मेदारी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी इससे डील करेगा और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो इस मसले को हल ही करने ना, तो कोई दरमियानी रास्ता ही निकल सकता है, और वो यही है कि दोनों जो है मिलकर इस लेयर को कन्फिगर करेंगे। बट हमारी खालिस जो लेयर्स है ना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो ये 3 है। इन पे तो कोई लड़ाई आई नहीं ना, फड्डा ही कोई नहीं है, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अच्छा, अब दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा होता है कि अगर यही लेयर्स हैं,
अगर यही हमारी लेयर है तो बस शुरू करते हैं, फिर नेटवर्क लेयर से आगाज करते हैं अपनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सफर, यहीं से होना शुरू हकीकतन। तो आप कहेंगे चले बस ठीक है, उनको छोड़ें, गोली मारें, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा वो पढ़ लेगा, हम नेटवर्क से आगाज करते हैं। अब मसला ये है, मैं अगर अपर लेयर्स का तारुफ नहीं ना कराऊंगा तो तस्वीर क्लियर नहीं होगी आपको कि बात शुरू कहां से हुई थी और जा किस तरफ को रही है। तो हमें फ्लो को समझना है कि फ्लो कैसे चल रहा है, बात कहां से शुरू होती है और किस तरफ को जाती है। तो अपर लेयर्स का ना इंट्रोडक्शन में आप लोगों को जरूर कराऊंगा, जाहिर आगे तफसील में हम इसकी नहीं जाएंगे। हमारा जो कोर्स है वो इलेबोरेट लोअर लेयर्स को ही कर रहा होगा, डिवाइसेस लोअर लेयर की, एड्रेसेस लोअर लेयर के, प्रोटोकॉल्स लोअर लेयर, यानी नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ट्रांसपोर्ट लेयर भी आएगी लेकिन इतना ज्यादा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारा नहीं होगा, ठीक है। चले जी एप्लीकेशन लेयर से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स किया तो क्या हुआ, फ्लो तो हमने समझना ना। हमारा तो सवाल था कम्युनिकेशन होती कैसे है, एक तरफ डिवाइस ए है और एक तरफ डिवाइस बी है, तो डिवाइस ए का डेटा डिवाइस बी तक कैसे पहुंचता है, उसके लिए इंट्रोडक्शन तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर फिर एक एक करके अब शुरू करते हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में क्या है, जरा टेक्निकल बात भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। बिल्कुल जी, हम ये काम करना है, लेकिन उसके लिए एक दो टर्म्स हैं मैं आपको जो कि पहले सिखा देना चाहता हूं ताकि आपकी और मेरी जिंदगी इस पूरे कोर्स में आगे आसान रहे। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हें पहले समझ ले, आपके लिए ये मॉडल समझना और आने वाला हर लेक्चर समझना आसान हो जाएगा। एक टर्म है जी स्टैटिक, आप नोट कीजिएगा, आज के बाद कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जिसमें मैं ये दो टर्म स्टैटिक और डायनामिक की टर्म इस्तेमाल ना करूं। हर लेक्चर में ये अब टर्म यूज हुआ करेगी, स्टैटिक, डायनामिक, और तीसरे नंबर पे है रिसोर्सेज। स्टैटिक, डायनामिक और रिसोर्सेज, ठीक है जी। अब स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है और रिसोर्सेज से हमारी क्या मुराद होगी। हमारी मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसोर्सेज को, वसाइल को कहते हैं ना, वसाइल तो बहुत तरह के होते हैं, तो हम किन वसाइल की या किन रिसोर्सेज की बात कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक। स्टैटिक और डायनामिक तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैनुअल और ऑटोमेटिक, स्टैटिक डायनामिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो स्टैटिक को हम यूं डिफाइन करेंगे, एनी टास्क डन बाय या कंप्लीटेड बाय, ठीक है जी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, आप, ठीक है जी, मैं, ठीक है जी। एनी टास्क डन बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर, वो भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। एनी टास्क डन बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड स्टैटिक, यानी मैनुअल हम कर रहे हैं तो मैनुअल हुआ ना, एनी टास्क डन बाय कह लें या कंप्लीटेड बाय, ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड स्टैटिक। जरा डायनामिक पे आते हैं, डायनामिक से हमारी क्या मुराद होगी, एनी टास्क डन बाय अ प्रोटोकॉल, ठीक है जी। कोई भी टास्क अगर आप किसी प्रोटोकॉल से कंप्लीट करा रहे हैं, एंड प्रोटोकॉल्स आर सॉफ्टवेयर, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं और सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ठीक है जी। आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से, प्रोटोकॉल्स की मदद से अगर किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डायनामिक। एनी टास्क डन बाय अ प्रोटोकॉल, डन बाय प्रोटोकॉल्स या सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, डायनामिक, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल्स की मदद से कोई टास्क कंप्लीट करा लेते हैं तो इसको हम डायनामिक कहेंगे। स्टैटिक क्या है, जो हम करें, डायनामिक क्या है, जो प्रोटोकॉल करे या सॉफ्टवेयर करे, वो डायनामिक कहलाएगा। रिसोर्सेज से हमारी क्या मुराद है, अगेन दुनिया में रिसोर्सेज तो बहुत तरह के होते हैं, हम आमतौर पे जब रिसोर्सेज का जिक्र करेंगे तो रिसोर्सेज से हमारी मुराद ये हुआ करेगी, नंबर 1 पे प्रोसेसर, उसके बाद मेमोरी, ठीक है जी, और बैंडविड्थ। ये तीनों चीजें पैसों की आती हैं, ठीक है जी, तीनों चीजें पैसों, और जो चीज पैसों की आए उसको तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको जाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आमतौर पे जब रिसोर्सेज का जिक्र करेंगे उससे मेरी मुराद प्रोसेसर हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, बैंडविड्थ हो सकती है, 2 हो सकते हैं, इनमें से तीनों भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। हम अक्सर कहा करेंगे ये वाला काम ना बड़ा ही रिसोर्स इंटेंसिव है, रिसोर्स इंटेंसिव, इसका मतलब क्या होगा, रिसोर्सेज पे बड़ा बोझ है, आप रिसोर्सेज बड़े ज्यादा यूज कर रहे हैं,
ये काम करने के लिए बहुत रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, यानी मेमोरी पे बड़ा बोझ है, बड़ी मेमोरी यूज हो रही है, बड़ा प्रोसेसर यूज हो रहा है, बड़ी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये काम बड़ा रिसोर्स इंटेंसिव है। और कभी कभार हम ये कहेंगे जी ये चीज बड़ी लेस रिसोर्स इंटेंसिव है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है जी। लेस रिसोर्स इंटेंसिव, लेस रिसोर्स इंटेंसिव यानी रिसोर्सेज पे इतना बोझ नहीं है। कभी रिसोर्सेज पे बोझ ज्यादा होगा तो कभी रिसोर्सेज पे बोझ कम हुआ करेगा, ठीक है। इसके बारे में जो अभी आप लिख रहे हैं इसको आप लिख लें। रिसोर्सेज से मुराद प्रोसेसर, मेमोरी, बैंडविड्थ, ठीक है। कभी हम कहेंगे रिसोर्स इंटेंसिव है, कभी हम कहेंगे लेस रिसोर्स इंटेंसिव है, ठीक है जी, जो कि अच्छी बात है अगर रिसोर्स पे बोझ कम पड़ रहा हो, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं मिसाल देता हूं। हम कहते हैं जी एक आपने नया लैपटॉप लिया अपनी तरफ से, बड़ा जबरदस्त, वो गेमिंग लैपटॉप आपने ले लिया जी, बड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये वो, प्रोसेसर बड़ा तगड़ा। तो आप कैसे चेक करते हैं कि वो इसके ये परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। आप टास्क मैनेजर में जाते हैं, आप अपनी तरफ से ना पहले बड़ी हैवी एप्लीकेशन चलाते हैं, ये चलाते हो, अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ। वो आपने एप्लीकेशन चलाई, फिर आप टास्क मैनेजर में गए, आपने परफॉर्मेंस देखी। अगर प्रोसेसर 10% यूज हो रहा है, बैंडविड्थ भी कोई 5-10% यूज हो रही है, और नेटवर्क कार्ड भी आपको नजर आता है बैंडविड्थ कितनी, वो भी जितनी थी उसका कोई 10% इस्तेमाल हो रहा है, तो खुशी इस बात की नहीं होती कि 10% इस्तेमाल हो रहा है, खुशी इस बात की होती है 90% अवेलेबल है, आप और भी बहुत सारे टास्क करा सकते हैं, इस किस्म के और भी बड़े हैवी टास्क ये कर सकता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है ना, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है। वो अगर ज्यादा हो, रिसोर्सेज अगर अवेलेबल ज्यादा हो, ठीक है, तब हम कहते हैं परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जाविया है ना एक चीज को देखने का, यानी आप खुश हो रहे होते हैं परफॉर्मेंस बड़ी, प्रोसेसर कम यूज हो रहा है, तो दूसरा एंगल ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा हैं, आप और भी बड़े काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेस रिसोर्स इंटेंसिव पे हमें खुशी किस बात की होगी, अवेलेबल रिसोर्सेज ज्यादा, हम कहेंगे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, और भी काम कराए जा सकते हैं, और भी टास्क अभी किए जा सकते हैं, ठीक है। जरा स्टैटिक और डायनामिक पे आ जाए वापस। रिसोर्सेज को डिस्कस करने के बाद दोबारा स्टैटिक और डायनामिक में नजर डालते हैं। किसी काम को करने का एक मेथड स्टैटिक है और एक मेथड डायनामिक है, दोनों के फायदे नुकसान तो होंगे होंगे। स्टैटिक का फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, डायनामिक का फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। इंटरव्यू का सवाल है, ठीक है जी, इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक है और जो डायनामिक है, वैसे मैंने ये आपके एग्जाम में डालना नहीं है, ठीक है जी, फिर भी ये मैं नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल जी, स्टैटिक और डायनामिक का, स्टैटिक का क्या एडवांटेज है और डायनामिक का क्या फायदा है या नुकसान क्या है इनके, अगर आप कोई जानना चाहें, बताना चाहें इसके बारे में, क्या लग रहा है इस सफे पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उस हवाले से। बिल्कुल। एक तो पहली चीज, स्टैटिक में जो करना है हमने करना है, और हमें काम ज्यादा कर कुछ। इस क्लास में से कोई स्टूडेंट साथ ऑनलाइन तो नहीं है जिसने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया हो क्लास? आप हैं? वाह वाह, इससे ज्यादा समझ आती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही हो गया, बस यही थे वो। मैंने कहा शायद इस तरह ज्यादा समझ आती हो तो आप लोगों को भी करवा दें, कि मुझे दो दो दफा मैं आपको अगर नजर आ रहा हूँ या स्क्रीन, तो शायद बाद कट्ठी 2 दफा समझ आ जाती हो, ठीक है। अच्छा, तो हम जरा वापस आ जाते हैं। तो बात हो रही थी जी, स्टैटिक में जो करना है हमने करना है, और हमें अगर ज्यादा काम करना पड़ गया तो काम की खैर नहीं, हम खुश नहीं होंगे, और हम खुश नहीं होंगे तो हम काम ठीक से नहीं करेंगे, जब ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलतियां होंगी, ठीक है जी। तो स्टैटिक के अंदर एक टर्म और आ गई जी मैदान में, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। स्टैटिक का नुकसान क्या है, स्टैटिक का नुकसान क्या है, ये जो अभी लिखा वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। स्टैटिक के अंदर जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है। ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिक मेथड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड क्या है,
सारा बोझ तो आप पे पड़ गया है, तो रिसोर्सेज पे बोझ नहीं पड़ेगा। जब रिसोर्सेज पे बोझ ना पड़ रहा हो या कम पड़ रहा हो तो हम क्या कहते हैं, लेस रिसोर्स इंटेंसिव, लेस रिसोर्स इंटेंसिव। इसको यहां से कॉपी करते हैं, ठीक है जी, और स्टैटिक के नीचे जाके लिख देते हैं, ठीक है जी। और अब आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। स्टैटिक का फायदा क्या है, लेस रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्सेज पे बोझ कम होता है, ना होने के बराबर ही होता है। नुकसान क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी, हमारे ऊपर में काम करना जो है वो ज्यादा पड़ेगा। डायनामिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये चीजें उलट हो जाएंगी ना, ये चीजें उलट हो जाएंगी। डायनामिक में रिसोर्सेज पे बोझ ज्यादा पड़ेगा, जो आपका डायनामिक मेथड है वो रिसोर्स इंटेंसिव है, डायनामिक मेथड जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव है, ठीक है। ये मैं इसको मैनेज कर लेता हूं ताकि एक ही पेज में ये सारी बात जो है वो लिखी जा सके। तो डायनामिक इज रिसोर्स इंटेंसिव, और जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन यहाँ पे कम होता है। डायनामिक में एडमिनिस्ट्रेटर पे, हम पे बोझ कम होगा, हमारा बोझ किसी ना किसी सॉफ्टवेयर ने या प्रोटोकॉल ने, और प्रोटोकॉल चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज में बैंडविड्थ भी होगी, प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी भी होगी। बैंडविड्थ इस तरह से होगी कि अगर सर्वर क्लाइंट मॉडल में एप्लीकेशन चल रही है, बैंडविड्थ भी यूज होगी दरमियान में, ठीक है। अच्छे से इसको देख लें, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें, कोई खास मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। आपके सामने ये लिखा हुआ है, स्टैटिक का फायदा रिसोर्सेज पे बोझ कम होता है, नुकसान एडमिनिस्ट्रेटर पे, हम पे बोझ ज्यादा होता है क्योंकि जो करना है हमने करना है। और डायनेमिक का फायदा डायनेमिक का, एडमिनिस्ट्रेटर पे बर्डन कम होता है, रिसोर्सेज पे बोझ जो है वो ज्यादा होता है, ये इसका नुकसान है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, हम ये कैसे फैसला करते हैं कि टास्क को स्टैटिकली करना चाहिए या डायनेमिक। ये आप आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको पता लगेगा कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन ही सिर्फ ये होगी कि आप कर ही स्टैटिकली सकते हैं, कुछ टास्क ऐसे होंगे जो हो ही डायनेमिकली सकते हैं, कुछ टास्क में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। तो जब हमें ऑप्शन मिल जाएगी कि हम कौन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ऑप्शन मिल जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेटर फैसला किस बुनियाद पे करेगा कि उसे टास्क स्टैटिकली करना चाहिए या डायनेमिकली, तो हम किस बुनियाद पे फैसला करेंगे, सिचुएशन क्या होगी। यानी आपका मतलब यह है कि स्टैटिक डायनामिक में से किसी एक को चूज करना हो तो आप हमेशा डायनामिक को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो फिर तो तनहा भी प्रोटोकॉल के दे देते हैं, आपने किस बात का नेटवर्क, कुछ तो करना पड़ेगा। आप देखें जी, अगर तो रिसोर्सेज की कमी है, अगर तो रिसोर्सेज में बोझ तभी डल सकता है जब रिसोर्सेज में बोझ उठाने की हिम्मत होगी। अगर रिसोर्सेज कम है और टास्क मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं मैनुअली, तो आप स्टैटिकली ही करेंगे। लेकिन अगर टास्क मैनेजेबल नहीं है, स्टैटिकली कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, तो इन दैट केस आप फिर वो टास्क डायनेमिकली कराएंगे। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें काम करने की नौबत ना ही आए, क्योंकि आपके हाथ कोई चीज आ गई तो फिर खैर नहीं नेटवर्क की। अगर डायनेमिकली पॉसिबल हो तो हमारी पहली चॉइस डायनेमिक ही होनी चाहिए, क्योंकि हम करेंगे तो एक तो हो सकता है पूरा भी ना करें और जो किया वो गलत कर दें, गलतियों के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वही काम अगर आप किसी प्रोटोकॉल से या सॉफ्टवेयर से करा लेंगे तो कम से कम वो गलती तो नहीं करें, रिसोर्सेज पे बोझ डालेगा। ये खुशखबरी आपके लिए ये है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं और जो आइंदा आने वाला दौर है उसमें रिसोर्सेज बेहतर होते जाएंगे या खराब होते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे। मेमोरी पहले से कितनी बेहतर हो गई है, प्रोसेसर कितना बेहतर हो गया, बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है, तो रिसोर्सेज बेहतर होते जा रहे हैं और सस्ते भी होते जा रहे हैं, ठीक है। जब नया कोई चीज आती है उस वक्त शुरू में कीमत ज्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम ज्यादातर टास्क अपने अब आज के दौर में डायनेमिकली परफॉर्म
करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें फिर भी होती हैं जो आपको स्टैटिकली करनी पड़ जाती हैं, और वो अब आपको हर रोज पता लगेगा। यानी आज ना इसके बाद मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं धड़ल्ले से आपके सामने स्टैटिक, डायनामिक और रिसोर्सेज का लफ्ज बोल सकता हूँ। मैं आराम से कह सकूं ये बड़ा ही रिसोर्स इंटेंसिव है, ये लेस रिसोर्स इंटेंसिव है। ये काम स्टैटिकली भी हो सकता है और डायनामिकली भी हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल अभी देता हूं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। अभी किस लेयर पे इसका जिक्र किया था हमने, किस स्टेप पे जिक्र किया था? पांचवें नंबर पे, पांचवा था वो, ठीक है। हमने कहा बेहतरीन रास्ते का इंतखाब होना चाहिए आपके घर से यहां तक आने का। ये कितना सादा अल्फाज थे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। लेकिन हमारी नेटवर्किंग की दुनिया में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है, आपको पता है वो क्या है? वो है राउटिंग। राउटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है। एक होता है ना टॉपिक हो छोटा सा, एक डेफिनेशन हो, बात खत्म हो गई। राउटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है। इसका सीसीएनपी लेवल के ऊपर, यानी जो प्रोफेशनल लेवल है, सब्जेक्ट पढ़ाया भी अलग से जाता है और इम्तिहान भी अलग से है। इसकी सर्टिफिकेशन है, आप ये इसका एग्जाम पास कर लें, आपको सिस्को की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। सेम केस हवावे में। तो राउटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। और राउटिंग की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? अच्छा, जो लोग रूट कहते हैं कि मेरा घर से ऑफिस जाने का रूट है, तो वो रूटिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं राउट, वो राउटिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं, एक ब्रिटिश एक्सेंट में और एक अमेरिकन में। तो रूटिंग और राउटिंग में कोई फर्क नहीं होता। पता लगे आपने राउटिंग पढ़ी और वो इंटरव्यू वाला पूछ ले ये रूटिंग क्या होती है, आप कहें वो तो पढ़ी नहीं अभी। दैट इज सेम, ठीक है जी। राउटिंग एंड रूटिंग सेम होती है। या आपके क्या रूटिंग लगाई हुई है? तो बात एक ही है जी, राउटिंग एंड रूटिंग सेम है। तो राउटिंग की आपको पता बकायदा डेफिनेशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब। सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ from source to destination. From source to destination. Selection of best path from source to destination. क्या कहते हैं जी? राउटिंग। राउटिंग दो तरीकों से हो सकती है, और वो दो तरीके क्या है? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। ये सिर्फ मैंने मिसाल देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए आपको अभी बताया है। इसी तरह आगे आपको बहुत सारी चीजों में नजर आएगा। ये काम स्टैटिकली भी हो सकता है और डायनामिकली भी हो सकता है। अब स्टैटिक राउटिंग क्या, बल्कि आप तो माशाल्लाह इतने ज़हीन लोग हैं, अगर आपसे तो अभी कोई पूछ ले इंटरव्यू लेने वाला, बल्कि वो पूछना चाहिए राउट, पहले तो पूछेगा राउटिंग क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। या हो सकता है आपसे पूछा जाए सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ क्या होता है, और नीचे चार ऑप्शंस दिए हो, राउटिंग, स्विचिंग, जॉगिंग, रनिंग। मैंने लास्ट टाइम भी एक इस तरह की ऑप्शन डाली थी, ह्यूमिडिटी, किसी ने देखी हो तो, ठीक है। तो हो सकता है शायद किसी ने वो सिलेक्ट भी ना कर ली हो। बहरहाल खैर, तो राउटिंग जो है जी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, तो इसका बनता है सवाल वैसे, ठीक है। अच्छी ऑप्शन है, अगर मुझे याद रहा तो मैं टेस्ट में डालूंगा इसको, ठीक है, आप याद करा देंगे। अच्छा जी, तो स्टैटिक राउटिंग की डेफिनेशन क्या होगी वैसे? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और डायनामिक राउटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ बाय सॉफ्टवेयर या राउटर या प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल। देखा कितने ज़हीन है आप, बड़ी जल्दी सीख जाते हैं आप। ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है जी, पकड़े नहीं जाएंगे आप लोग। अच्छा जी, तो बहरहाल मैंने एक मिसाल दी आपको कि इस तरह की चीजें अब जब आपके सामने आएंगी तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा आपको। मैंने सिर्फ ये कहने का काम दो तरीकों से हो सकता है। आपने कहना लो जी स्टैटिक और डायनामिक, और आगे उसकी डेफिनेशन खुद पता होगी आपको, आप बना लेंगे कि बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जोड़ दो, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। बाय प्रोटोकॉल जोड़ दो तो डायनामिक वाली डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो जिंदगी आसान ही है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये जब टर्म्स हमने डिफाइन कर लिया है, तो अब हम तैयार हैं जरा ओएसआई मॉडल की एक एक लेयर को टेक्निकली भी देख लेते हैं कि इसको अगर टेक्निकली डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो क्या डेफिनेशन हो सकती है, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन लेयर। और अब दिमाग में ये रखना है कि एक तरफ कोई डिवाइस ए है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कुछ भी हो सकता है।
एक तरफ डिवाइस बी है, ठीक है जी, आपस में ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। आपने हेलो भेजना था ए से बी पे, ए से बी की तरफ ये हेलो मैसेज है, एक टेक्स्ट मैसेज है, तो पिक्चर हो सकती है, ऑडियो क्लिप, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, डेटा जिस मर्जी शक्ल में हो, कोई मसला नहीं है। तो हेलो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मैं ए से बी पे भेजना चाह रहा हूं। अब हमारे दिमाग में अब ये है, पहले आपने घर से यहां आना था तो वो स्टोरी थी, अब साथ में इसको भी ज़हन में रखें, और इसके लिए हम बात करने लगे हैं एप्लीकेशन लेयर के हवाले से। एप्लीकेशन लेयर को उसका इस कहानी से क्या लेना देना है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हेलो टाइप करना है अगर आपने, तो उसके लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे कीबोर्ड की। मैं हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, कीबोर्ड शीबोर्ड है, कनेक्टेड है, इंटरनेट भी चल रहा है, सब कुछ हो गया। हेलो लिखने के लिए क्या चाहिए? मैं कहां जाके लिखूं हेलो? कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। नोटपैड पे हेलो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे लिख सकता हूँ, ड्रॉ भी कर सकते हैं हेलो को, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोल के उसमें है तो बड़ा बड़ा हेलो लिख दें जली हरूफ के अंदर, ठीक है जी, आप लिख दें, लिखा जाएगा हेलो। तो लिखने के बाद ये जितनी मैंने एप्लीकेशंस के नाम लिखे हैं, इनमें लिखने के बाद वो ए से बी की तरफ फॉरवर्ड भी हो जाएगा, सेंड भी हो जाएगा? नहीं। अब कुछ और नाम बोलता हूँ। स्काइप का टेक्स्ट बॉक्स, वहां हेलो लिख के आगे एरो बना होगा या सेंड, तो चला जाएगा, चला जाएगा। व्हाट्सएप, उसमें भी टाइप भी हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा। फेसबुक टाइप भी हो जाएगा, सेंड भी हो जाएगा। ट्विटर टाइप भी हो जाएगा, सेंड भी हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम टाइप भी हो जाएगा, सेंड भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले भी एप्लीकेशन ही थी, बाद वाली भी एप्लीकेशन ही है। पहले और बाद में फर्क, उनमें टाइप तो हो जाता था लेकिन नेटवर्क के ऊपर सेंड नहीं हो रहा था। बाद वालों में आपने अगर टाइप भी हो जाएगा और सेंड भी, दोनों काम हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो आपने अगर हेलो को ए से बी पे भेजना तो आपको ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो उसमें टाइप भी हो जाए और सेंड, दोनों काम हो जाए, ठीक है। ऐसा लग रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशन है ना, दो तरह की हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा लग रहा है, आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही सोचना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने तरीके से सोचेगा, हमारी डेफिनेशन हमारे लिहाज से है। हमारे नजदीक एप्लीकेशंस दो तरह की हैं जी, हमें नजर आ रहा है दो तरह की हैं, हमारे सामने दो तरह की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन की एक टाइप को हम कहेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्स कह लें आप, और दूसरी कैटेगरी जो है उनको हम कहते हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस। नेटवर्क एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और नेटवर्क एप्लीकेशंस, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ना ये जो मैंने अभी एग्जांपल्स दी थी, आपने फिट कर दिया होगा एप्लीकेशंस को उनकी सही जगह पे। यानी आपने नोटपैड को किस कैटेगरी में रखा होगा? डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेस्कटॉप, पावर पॉइंट डेस्कटॉप, पेंट डेस्कटॉप, इन सबको इधर इस कैटेगरी में। हमारे मीडिया प्लेयर्स भी जिन पे हम ऑडियो वीडियो क्लिप्स सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है जी, वो भी डेस्कटॉप, ठीक है जी। और नेटवर्क एप्लीकेशंस की मिसाल हमारे ब्राउजर्स भी, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, व्हाट्सएप, ये सब, इंस्टाग्राम, ये सब के सब नेटवर्क एप्लीकेशन। यानी एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप मिसाल दे के समझा सकते हैं किसी को कि यार ये जो व्हाट्सएप होता है ना, ये नेटवर्क एप्लीकेशन है, स्काइप नेटवर्क एप्लीकेशन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नेटवर्क एप्लीकेशन है, ठीक है जी, गूगल क्रोम नेटवर्क एप्लीकेशन है, यूट्यूब नेटवर्क एप्लीकेशन है, और नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो आप मिसाल दे के समझा सकते हैं। अपने दोस्तों को तो समझा लेंगे, जिसे इंटरव्यू दे रहे हैं वो नहीं समझेगा, वो कहेगा नहीं डेफिनेशन, वन लाइनर, ठीक है जी, डेफिनेशन बताओ, रट्टी हुई डेफिनेशन चाहिए मुझे। अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए, ठीक है जी। और अगर कोई ज्यादा आपको महसूस हो रहा है ना ये बंदा बहुत ज्यादा रट्टे पे चल रहा है और खपती टाइप का है, जॉब ही ना कीजिएगा आप वहां पे, जिंदगी जेरन बना के रखेगा वो आप, तो बेहतर जगह ढूंढ लीजिएगा आप, ठीक है जी। बहरहाल तो ये जो है वो आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, वो कहता है डिफाइन करें, तो अभी डिफाइन कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है, खुद बनाते हैं डेफिनेशन इसकी, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा ये काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तरीका सिखाता हूं आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक ट्रिक बताया था कि कभी अचानक से कोई बड़ी बेसिक सी बात पूछ रहे ना, जो आपको पता हो मुझे आता है, लेकिन अल्फाज ना मिल रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए उस चीज को अपनी जिंदगी से माइनस करके सोचे, निकाल के सोचे, आपको लफ्ज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इधर भी आपको भी लफ्ज मिल जाएंगे।
मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने कोई, मैं कहता हूँ जी 8-9 लाख रुपया खर्च करके ना एक बड़ा जबरदस्त लैपटॉप खरीद लिया, कमाल किस्म का। कहेंगे इतने के होते हैं जी, हो चुके हैं कुछ खास तरह के लैपटॉप्स, ठीक है, वो इतने के भी होते हैं, 2.5-3 लाख के भी मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर इस प्राइस रेंज में जा चुके हैं। ले ली भाई, कहने में या खर्चा बातों में, क्या आप करोड़ रुपए का लैपटॉप ले, हमारी जेब से कौन से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जी एक 9 लाख रुपए का लैपटॉप ले लिया, मैं कहता हूं जी उसके ऊपर से ना ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर, ये सारी एप्लीकेशंस खत्म कर दें, सब फारिग। तो ये जो आपने 8-9 लाख रुपया खर्चा है, इससे इसका कोई फायदा आप उठा सकेंगे उस लैपटॉप से? आपने सीवी बनाना है, नहीं। आपने किताब पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते। प्रेजेंटेशन बनानी है, नहीं बना सकते। देखनी है प्रेजेंटेशन, नहीं। ऑडियो सुननी थी, नहीं सुन सकते। मूवी देखनी थी, नहीं देख सकते। एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे एक बड़ी शानदार इमारत बनाई गई हो करोड़ों अरबों रुपया लगा के, और उसमें जाने के लिए दरवाजा ही ना बनाया जाए, हर तरफ दीवारें करके बंद, ईंटें लगा के, ठीक है। दरवाजा ना लगाने से मुराद नहीं कि खुला छोड़ दिया, ईंटें लगा के बंद, ना खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। तो ये जो करोड़ों अरबों की बिल्डिंग है, क्या इसको कोई एक्सेस कर सकता है? नहीं। उस बिल्डिंग में कोई से अगर फायदा उठाना है तो उसे एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो एक्सेस करने के लिए तो उसमें दरवाजा रखना पड़ेगा, ठीक है। एक उसूल याद रखिएगा इस कोर्स में, बल्कि जिंदगी में कभी कहीं भी कोई चीज आपको फीलिंग दे रही हो ना कि इस चीज का रोल तो बिल्कुल दरवाजे जैसा है, जो किरदार, जो रोल किसी बिल्डिंग में दरवाजे का होता है ना, आपको लग रहा हो इसका काम तो बिल्कुल दरवाजे जैसा है, आपने उसको कह देना ये चीज इंटरफेस है। इंटरफेस, जो चीज, ये दरवाजा इंटरफेस है इस कमरे के लिए। अगर ये इंटरफेस ना होता, आप इस कमरे में नहीं आ सकते थे, ये कमरा एक्सेस नहीं हो सकता। ये दरवाजा हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है इस कमरे के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, इस कमरे के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ये दरवाजा हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हमारे और हमारे लैपटॉप के दरमियान, इनका रोल भी उस दरवाजे जैसा नहीं है। अगर ये दरवाजा ना हो तो हम उसने इतने शानदार लैपटॉप, जो कि इतने पैसे आपने खर्चे हैं, आप तो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें बड़ा एक मैजिकल लफ्ज मिल गया, इतना खूबसूरत लफ्ज है जी, जुमले में आप इसको लिख दें वजन पैदा हो जाता है उसमें, ठीक है जी। अभी आप देखें कैसे वजन पैदा करता है। मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डिफाइन करने लगा हूं। desktop applications provide an interface between user and the device, no device, ठीक है जी। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द डिवाइस, जो भी डिवाइस है आपकी, उसके और यूजर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ये इंटरफेस नहीं होगा तो हम उस लैपटॉप का करेंगे क्या? हम उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसकी रैम में कैसे यूज करूंगा मैं, उसका प्रोसेसर कैसे यूज करूंगा, ठीक है जी। कोई एप्लीकेशन चलेगी तो वो यूज होंगे ना। तो ये उसके लिए एक दरवाजा हमारे लिए पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए एक इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द डिवाइस, इसकी बाकायदा डेफिनेशन ही यही है, मैंने अभी अभी इजाद नहीं की, ठीक है जी। आपको समझाने के लिए मैंने सीन जरूर क्रिएट कर दिया था, बट इसकी डेफिनेशन जो है वो यही है, ठीक है। और ये मैजिकल वर्ड याद रखने वाला सिर्फ इंटरफेस है, बस। Desktop applications provide an interface between user and the device. Similarly, जरा नेटवर्क एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं। नेटवर्क एप्लीकेशंस जो है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगेन जी, आपने कहा जी शहर की सबसे बड़ी बैंडविड्थ, बेहतरीन आईएसपी की सबसे बेहतरीन बैंडविड्थ पता कराओ कौन सी है, वो मैंने इस्तेमाल करनी है। आपको कहीं से पता लगता है जी 500 एमबीपीएस, आधा हाफ गीगाबिट्स पर सेकेंड जो है वो मिल रहा है, ठीक है जी, 512 मेगाबिट्स पर सेकेंड के आसपास। वो आप अभी हम घरों में इंटरनेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं 10, 20, 30, 50, 100 एमबीपीएस होगा, 500 एमबीपीएस पे चले जाते हैं, 500 एमबीपीएस। तो 500 एमबीपीएस का ये एक पैकेज आप कहते हैं, आप कहते हैं कोई मसला नहीं, 20,000 रुपया महीने का दे दूंगा मैं, लगवा लेते हैं, ठीक है, लगवा लें आप। लगवा लिया,
और उसके बाद मैं कहता हूं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब खत्म कर दें, सारे ब्राउजर खत्म। वैसे तो आज हम अपनी जिंदगी इन चीजों के बगैर इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कैसे गुजारा होगा, ठीक है जी। जब कभी कभार ये सर्विसेज आर्जी तौर पे बंद होती, समझ नहीं आ रही होती करना क्या, ठीक है। बहरहाल अगर ये खत्म कर दिया जाए तो वो जो आपने इतनी आलीशान बैंडविड्थ लगवाई हुई है उसका क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं फायदा होना, वो बगैर बगैर दरवाजे के बिल्डिंग वाला हिसाब हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम नेटवर्क एप्लीकेशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेटवर्क एप्लीकेशंस को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिफाइन होगी जैसे कि डेस्कटॉप। तो नेटवर्क एप्लीकेशंस provide an interface provide an interface between user and network। नेटवर्क का लफ्ज अगर बेगाना बेगाना सा लग रहा हो तो यहां इंटरनेट लिख लें, वो इंटरनेट जो आप हर रोज हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एप्लीकेशंस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क या इंटरनेट। नेटवर्क और यूजर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं नेटवर्क एप्लीकेशन, जैसे कि स्काइप, ट्विटर, फेसबुक। यार इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मुझे? कोई बंदा अच्छे एक्सप्रेशन देता है, कोई स्माइल करो, कोई खुशी का इजहार करो, ठीक है। इजी। भाई ने इतने मुझे फोकस किया हुआ था ऐसे करके जैसे बस अभी आके जो है ना वो टक्कर मार देगा मुझे, ठीक है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, यकीन करो। नेटवर्क एप्लीकेशंस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क या इंटरनेट। एक और भी तरीका हो सकता है इसको डिफाइन करने का, अब ये हम खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं, आप में से भी अक्सर के ज़हन में आया होगा। नेटवर्क एप्लीकेशंस प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, बिटवीन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड इंटरनेट। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने सीवी भेजना है किसी को, सीवी तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाऊंगा, वो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब मैंने आपको कैसे भेजना है? मुझे उसके लिए किसी ना किसी नेटवर्क एप्लीकेशन की जरूरत है, उस पर मैं अपना सीवी अटैच करूंगा। मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूं आपको, ठीक है। तो आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बनी हुई चीज को नेटवर्क एप्लीकेशन को यूज करते हुए दूसरे बंदे को भेजेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और इंटरनेट के दरमियान भी इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो ऊपर वाली बात लिखी हुई है उसमें और नीचे वाले में कोई खास फर्क नहीं है, बात एक ही है उसके अंदर, ठीक है। ओके जी, उम्मीद है कि ये डेफिनेशंस तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन बात हमने पता शुरू कहां से की थी? मैंने कहा था हेलो भेजना है, ए से बी पे हेलो भेजना है। तो ओएसआई मॉडल था हमारे सामने और उसकी एप्लीकेशन लेयर थी। अब आप कहेंगे सारी कहानी का ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर से क्या ताल्लुक? उससे क्या ताल्लुक बनता है? इस सारी कहानी का ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर से क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक मैं आपको, बड़ा गहरा ताल्लुक है जी, ठीक है जी। वो ताल्लुक कुछ यूं है, अब जरा आपको एक मिसाल और दे रहा हूं। हमारे मुल्क में, बल्कि किसी भी मुल्क में एक पार्लियामेंट होती है, फिर मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। लेट से कोई एजुकेशन की मिनिस्ट्री है एक, ठीक है जी, कोई एजुकेशन की एक मिनिस्ट्री है, उसमें मिनिस्टर होगा। जो मिनिस्टर साहब हैं उनका काम ये है कि वो स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना शुरू कर दें, वो नहीं पढ़ाते, ठीक है। कोई ऐसी मिनिस्ट्री होगी जो शहर की सफाई सफाई देखती होगी, होता होगा जी किसी मिनिस्ट्री का काम ही, तो वो मिनिस्टर साहब का काम ही है सुबह सुबह झाड़ू पकड़ के सड़कों पे लगाना शुरू करते हैं? नहीं। कोई वजारत कानून भी होती होगी, तो उनके मिनिस्टर का काम ही है जाके लोगों के मुकदमे लड़ना शुरू कर दें? नहीं। फिर उनका काम क्या होता है? ये मिनिस्टर्स का या मिनिस्ट्रीज का काम क्या होता है? लेजिस्लेशन, कानून साजी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज बनाना, ठीक है जी। बुनियादी तौर पर उनका काम पॉलिसी बनाना है, ठीक है जी। वो पॉलिसीज बनाते हैं जो आवाम के फायदे के लिए हो। कानून साजी करना इन लोगों का बुनियादी काम होता है जो आवाम को इन द लॉन्ग रन आगे जाके फायदा पहुंचा सके, ठीक है। अच्छा, उसके लिए पॉलिसी बनाने के बाद फिर सरकारी इदारे होते हैं जो कि उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनका काम फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। इस तरीके से ये निजाम चल रहा होता है, ठीक है। फिर आपकी वो ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि वो लोग होते हैं ना जो आके उन पॉलिसीज को अवाम तक पहुंचाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। ये जो हमारी लेयर्स है ना, लेयर्स ओएसआई मॉडल की, हर लेयर यूं समझे एक मिनिस्ट्री है,
हर लेयर क्या है? एक मिनिस्ट्री है, और हर लेयर में कानून होते हैं, कानून साजी होती है। ये हमने कानून का नाम क्या रखा हुआ है? प्रोटोकॉल। इसका मतलब है लेयर खुद कुछ नहीं होती, जो होते हैं लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के भी प्रोटोकॉल होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर के भी प्रोटोकॉल होंगे, सेशन के भी होंगे, ट्रांसपोर्ट के भी होंगे, नेटवर्क के भी होंगे, डेटा लिंक लेयर के भी, सबके प्रोटोकॉल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हर लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, हर लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है ना, जरा इसको, इसकी कहानी कुछ यूं है। आप लोगों ने अच्छा, ये जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती है ना, हर नेटवर्क एप्लीकेशन के पीछे वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल की बेस पे काम कर रही होती है। उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी बुनियाद पे उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर में क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए जाते हैं। जनाब फलां तरह की कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल है। ब्राउजर्स हैं तो उनके लिए ये प्रोटोकॉल है। सोशल मीडिया की कोई ऐप है तो उसके लिए ये है। ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल यानी लाइव या रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल है। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स कहाँ डिफाइन हुए होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। उन प्रोटोकॉल्स की बेस पे, उन प्रोटोकॉल्स की बेस पे नेटवर्क एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। मिसाल देके समझाऊंगा तो समझ आएगी, ऐसे नहीं आनी। जब मैं मिसाल दूंगा आप कहेंगे समझ आ गई, इतनी सी बात थी। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ यूं है। ब्राउजर यूज करते हैं आप? कौन कौन से? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है जी, सफारी, ओपरा, ठीक है, ब्रेव, ये सब बहुत है। ठीक है जी। तो कोई भी ब्राउजर उठा लें आप, ब्राउजर के शुरू में एक प्रोटोकॉल का नाम लिखा होता है, HTTP या HTTPS। HTTP या HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS कहते हैं सिक्योर HTTP को, या HTTPS होता है या HTTP। HTTPS आपको आमतौर पे उन वेबसाइट्स पे नजर आएगा जहां पे आपने अपनी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन, लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी डिटेल्स ऐड करनी हो। ठीक है जी। अदरवाइज आपको HTTP नजर आता है। तो HTTP या HTTPS, HTTP या HTTPS की गहराई में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, देखा हुआ है ना, बस पता है ना। ठीक है। HTTP और HTTPS का ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर से है। ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं जिनकी बेस पे तमाम ब्राउजर्स डेवलप किए गए हैं। प्रोटोकॉल एक ही है और हर ब्राउजर उन्हीं प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करता है। इसी तरह बाकी जितनी भी हमारी सैकड़ों हजारों नेटवर्क एप्लीकेशन है ना, तो उनके लिए सैकड़ों हजारों प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है। तो जितनी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए जो प्रोटोकॉल डिफाइन हुए हैं वो सब के सब कहां हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन इटसेल्फ नहीं होती, यानी स्काइप का ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर से नहीं है। स्काइप जिस प्रोटोकॉल को यूज करती है वो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का होगा। ठीक है जी। इसी तरह ब्राउजर आपका एप्लीकेशन लेयर का नहीं है, ब्राउजर जिस प्रोटोकॉल को यूज करता है वो एप्लीकेशन लेयर का है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये जो अल्फाज आप बोल रहे हैं समझ तो आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन लिखने का भी दिल चाह रहा है, इनको कोई तमीज से लिखने का कोई तरीका होना चाहिए। बाद में पढ़ना भी पड़ेगा जाके, तो कैसे रिवाइज करेंगे इसको? तो आपके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। अच्छा जी, ये मेरी जादू की बटारी, ठीक है जी, बड़ा कुछ निकला करेगा इसमें, आप देख के हैरान रह जाएंगे। वो कुछ दुनिया की चीजें हैं इसमें। ठीक है, हमारे कोर्स से मुतल्लिक मैं वाज़ेह कर दूं। ठीक है जी। तो बड़ा कुछ इसमें से निकलेगा जो आपके काम आएगा। तो ये जनाब आपके लिए शानदार किस्म की एप्लीकेशन लेयर की डेफिनेशन, जिसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे वाह, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऐसी एप्लीकेशन लेयर की डेफिनेशन होनी चाहिए। पढ़ते हैं इसको। कहते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। पहले इतना समझ लें, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर से क्या मुराद है? स्काइप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ब्राउजर्स। कहता है एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी एप्लीकेशन लेयर खुद कुछ नहीं है, जो है उसके प्रोटोकॉल्स हैं। मिनिस्ट्री या मिनिस्टर कुछ नहीं होता, वो कानून होते हैं जो वहां बनते हैं, वो असल चीज है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। आगे वही बात, द एप्लीकेशन लेयर डज नॉट डिफाइन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। एप्लीकेशन लेयर का काम स्काइप को डिफाइन करना नहीं है, ब्राउजर को डिफाइन करना नहीं है, व्हाट्सएप को डिफाइन करना नहीं है,
बट इट डिफाइंस सर्विसेज। सर्विसेज से यहाँ मुराद वो प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी, दैट एप्लीकेशंस नीड, जिनकी एप्लीकेशन को जरूरत है। उन सर्विसेज, उन एप्लीकेशंस को, उन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करना एप्लीकेशन लेयर का काम है, जिनकी उन एप्लीकेशंस को जरूरत है कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसका नेटवर्क एप्लीकेशन का बराह रास्त एप्लीकेशन लेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा चंद घंटे, क्योंकि आपका मामला घंटों के हिसाब से है, ठीक है जी, वरना तो हमारे आमतौर पे कोर्सेज हो रहे होते हैं, रोज क्लास होती है तो 1 घंटे की एक क्लास होती है, ठीक है, तो आपके अगर 12 घंटे तो समझे आप 12 क्लासें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो मुश्किल काम है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी इसकी भी हमें, ठीक है। तो बहरहाल मैं बताना यही चाह रहा था आपको कि ये इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के कुछ टाइम में प्रोटोकॉल्स के ज्यादातर नाम आपके सामने अभी ना आए। नया बंदा ऐसे ही परेशान होना शुरू होता है, यार ये इतने प्रोटोकॉल्स हैं, कौन याद करता फिरेगा। जिसकी जब जरूरत पड़ेगी ना, वो आ जाएगा सामने, ठीक है। फिलहाल है कि फलाने के कौन से प्रोटोकॉल हैं, 6 मिसालें लिख दें, फलाने के कौन से, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, अभी हम लिख भी नहीं रहे अभी, ठीक है। जो आइडिया देना था समझ आ गया, HTTP सबने शक्ल देखी हुई थी ना, तो पता लग गया सबको, ठीक है। मैं बोलना शुरू कर दूं FTP, SMTP, TFTP, RIP, BGP, आप कहेंगे ये क्या PPP लगाई हुई है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी अभी कोई जरूरत नहीं है, वक्त आने पे सबको देख लें, एक एक करके देख लेंगे सबको, ठीक है। तो बहरहाल एप्लीकेशन लेयर को हमने डिफाइन कर लिया। इससे अगली लेयर जो है वो अब हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, उस पर भी अभी बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अभी कुछ वक्त हमें गुजर चुका है, हम थोड़े से शायद थक गए हों, हमें ब्रेक की जरूरत पड़ चुकी होगी, तो हमें एक ब्रेक करते हैं जी। अच्छा, हम 2 ब्रेक्स रखेंगे, ठीक है, एक इस टाइम पे 2 घंटे के बाद, और एक ब्रेक हमारी हुआ करेगी जी, वो 1 से 2 वाली ब्रेक तो पक्की है, ठीक है जी। और उसमें आपको अगर आप रिवाइज करना चाहें, नमाज का टाइम भी है, लंच का टाइम भी है, जो आप करना चाहें उसे 1 घंटे में कर सकते हैं। तो अभी हम 45 मिनट की ये ब्रेक कर रहे हैं, 45 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता नुश्ता करना हो किसी ने जाके कर सकता है, हैं? मैं कर लूंगा।